हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और बुधवार का दिन काफ़ी शुद्ध दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लगातार दूसरे दिन बाजार के अंदर हरियाली दिखाई दे रही है और अभी जो शुरुआती रुझान अमेरिका से निकल कर आ रहे हैं उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी लीड जो है वो बरकरार करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय। और देखते हैं अब किस तरफ का ऊँट जो है वो करवट लेता है। लेकिन अगर यही स्थिति जो है वो जीत की तरफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ते हैं तो ये भारतीय बाज़ारों में जो रिकवरी है ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जीत की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। शानदार रिकवरी बाज़ार के अंदर और कल भी एक अच्छी रिकवरी और उसके बाद आज अगर हम देखें तो निफ्टी में 200 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी। आज का इंट्राडे लो 24,204 और अभी जो थोड़ी देर पहले इंट्राडे हाई बना है वो है 24,444 का और उसी के इर्द गिर्द इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए 219 अंक ऊपर 24,432 का लेवल यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे पूरी तरीके से अब बुल्स का कब्जा है और बढ़ने वाले शेयर 2086 हैं और गिरने वाले शेयरों की संख्या महज 574 है। और आज की इस रैली को लीड कर रहा है आईटी क्षेत्र। जी हाँ, अमेरिका में जिस तरीके से रिकवरी की संभावना है उसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि आईटी क्षेत्र के अंदर काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक 0.4%, टीसीएस में 0.4%, टेक महिंद्रा जो है करीब 0.4% ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। इसके अलावा कुछ एक डिफेंस शेयरों में भी आज डिफेंस शेयरों में अच्छी तेज़ी है। पीएसयू बैंक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो वो सेक्टर जिनकी सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही थी अब उनमें रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, क्या इस तेज़ी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या ये तेज़ी जो रिकवरी है वो एक एग्ज़िट का मौका है या अब जो है बाज़ार के अंदर बॉटम बन चुका है, नई खरीदारी करने के साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर आज के कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बजिंग स्टॉक्स में खबरों वाले शेयर होंगे। वाह के आईपीओ में जो है आज से सब एक बड़ा आईपीओ स्विगी का खुल चुका है, उस पर बातचीत करेंगे। मैनेजमेंट हमारे साथ जो कल से आईपीओ खुला हुआ है उसकी मैनेजमेंट भी होगी और आखिर में चुन चुन के तो होगा ही। तो आज का कार्यक्रम काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। लंबे समय बाद थोड़ी हरियाली जो है 2 दिन से देखने को मिल रही है तो आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने में भी आनंद आएगा। शरद मिश्रा जी हमारे साथ आज के विशेष मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो शरद जी बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में। और आप आए, बाहर आई, काफ़ी शानदार रिकवरी 2 दिन से बाजार में देखने को मिल रही है और उस तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती हुई अभी तक के रुझानों में दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी पहली बाजार पर। तो विपुल जी, अब की बार ट्रम्प सरकार तो बिल्कुल सर, सभी को शुभकामनाएं। तो देखिए साहब, ऐसा है कि बिल्कुल सही बात है। ट्रम्प साहब का एक जुमला काफी काम कर गया कि जो है आते ही 24 घंटे में रशिया यूक्रेन की वॉर को कहीं ना कहीं एक विराम देंगे। 23 अक्टूबर को मेरे आपसे मुलाकात हुई थी विपुल जी और दर्शकों को मैंने बोला था कि देखिए यही से आपको जो है बैंक निफ्टी में बिकवाली नहीं है। मैं तो डेटा पे बात करता हूँ, न्यूज पे नहीं। तो बैंक निफ्टी में 18 अक्टूबर के बाद जब से एचडीएफसी बैंक के अंदर रिजल्ट आया, सब चीजें आई, तो इसके बाद से बैंक निफ्टी बिकवाली ने बंद कर दी। इसके बाद आईसीआईसी एक्सेस का रिजल्ट आया, आईसीआईसी आया। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी के रिजल्ट अच्छे आए। सिटी यूनियन, फेडरल, एसबीआई का आने वाला है। तो कैनरा में थोड़ा स्लिपेजेस बढ़ते हुए दिखे, लेकिन देखिए पीएसयू बैंक ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस पास क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया vis-a-vis अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखें। तो मुझे लगता है बिल्कुल वहीं से मैंने जिक्र करना शुरू किया था कि देखिए बॉटम तो नहीं बॉटम बनने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फर्दर गिरावट शायद आपको थमती दिखाई दे। बुलिशनेस तभी आएगी, मैंने पहले ही बोला था कि 52,577, 52,600 के जोन के ऊपर। देखिए चार्ट सामने आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चार्ट पीसीआर पहले दिखाए तो बैंक निफ्टी का चार्ट पहले दिखा दीजिए। जी जी बिल्कुल जी। तो देखिए 52,577, 52,600 ये ब्रेकडाउन जैसे ही देखिए आपको मिलेगा। ये निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं सामने। बैंक निफ्टी का चार्ट जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। जी सर, पहले बैंक निफ्टी का ही ले आते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी बोल रहे हैं तो पहले बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो लेकर के आ जाइए। पहले बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए सर। जी
हाँ, तो आगे सर। देखिए ये देखिए आप जी, तो ये देखिए आप देख रहे हैं, तो ये जैसे ही 52, 577, 500, 600 का कॉल राइटर पोजीशन काटेगा, जो बड़ी मजबूती से खड़ा है पूरे महीने से, हम्म। तो जब ये कन्विंसिंगली 2-3 दिन पोजीशन काटेगा, तो आपको नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, और बैंक निफ्टी आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसके अंदर आप, मैंने जो शेयर्स जिक्र किए वहां आप देखिए, पीएसयू बैंक में एक बड़ी रैली है, मुझे लगता है पीएसयू बैंक हर गिरावट में आपको खरीदारी करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब आप अपने पास रखिए। सिटी मतलब यूनियन बैंक, यूको बैंक, सबके रिजल्ट बेहतरीन है। अब निफ्टी का चार्ट दिखाइए साहब। देखिए निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए, जैसे ही निफ्टी में भी रेजिस्टेंस सबसे बड़ा 24,600 के आसपास खड़ा हुआ है। जी। जैसे ही 24,600 का जोन कटेगा सर, सबसे बड़ा कॉल राइटर का जोन है, इसको कटवाएगा कौन? अगर आप देखिए देखिए मैं लगातार शेयर कर रहा हूँ, निफ्टी आईटी जबरदस्त बुलिश है। यूएस में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दी। मैं आपको काफी समय से परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, इसके अलावा कोफोर्ज, एचसीएल टेक, एफएल इंडिया, ये सब शेयर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जून के लगभग से देखिए वहां पर एक जबरदस्त रिकवरी है। ये 24,600 का लेटर जैसे ही पोजीशन काटेगा, आप बिल्कुल खुश हो जाइएगा। आपको जितने भी आप दर्शक देख रहे हैं, जहां कहीं भी आपकी पोजीशंस हैं, भले वो डिफेंस है, भले वो रेलवे है, भले वो पीएसयू है, सब आपको फर्दर गिरावट नहीं देंगी। फिर इसके बाद भरे उसमें रिकवरी देखिए, तभी के पास से देखिए रिकवरी भी अच्छी आती हुई आपको दिखाई दे रही है। आप बीएल देखिए, बीएचएल देखिए, मझगांव डॉक देखिए, सबके देखिए रिजल्ट अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, और वही मैं आपसे लगातार जिक्र कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए, अभी एक बार ये जोन काटता हुआ दिखाई दे 24,600, तभी आप मान के चलिएगा कि सब कुछ स्वस्थ है, बढ़िया है। और 570, 52,600 जैसे बैंक निफ्टी में कटता है। बैंक निफ्टी में डेटा बहुत ज्यादा बुलिश है। अगर आप रिजल्ट भी देखेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको आते हुए दिखाई दिए हैं। भले ही आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देख लीजिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देख लीजिए, कैपिटल गुड्स में भी अच्छे रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं। अदर देन दैट आप देखिए, केमिकल के रिजल्ट्स आपको अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग के रिजल्ट आपको अच्छे ऑलरेडी आ गए। रियल्टी में देखिए, ओबरा रियल्टी को इसके बाद डीएलएफ वगैरह के अच्छे रिजल्ट आए, तो आपको अच्छा खासा बाय और डिप्स का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। वहां आप खरीदारी करते रहेंगे तो आपको एक अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर, तो अभी निफ्टी के लिए सर, अभी जो बॉटम की स्थिति है, बहुत लोग सवाल आ चुके हैं हमारे पास, क्या बॉटम बन गया है क्या? आपने बोला कि क्या 24,600 का लेवल गौर करना चाहिए सर? जी जी, 24,600 का लेवल गौर कीजिए। जब 24,600 ऊपर की तरफ टूट जाए, कॉल लेटर कवर कर ले, 2-4 दिन जी। ऊपर चल जाए, तब आप मानिएगा बॉटम बन गया। फिर इसके बाद फर्दर गिरावट आपको जब कभी भी दिखाई देगी तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। सिमिलरली 52,700 जैसे ही कटेगा ऊपर, जी। 52,570, जी। 52,600 कॉर्डिनेटर पोजीशन काटेगा, 23% के 26% के आसपास एफआईआई का लॉन्ग है। मैंने पहले भी एक स्ट्रेटेजी दी थी दर्शकों को कि जी। अगर आप छोटी अवधि में निवेश करना चाहते हैं तो डेटा देखिए। उसमें क्या है, जब कभी 80% लगभग एफआईआई का लॉन्ग आए तो पोजीशन काट लीजिए। जब वो गिर गिरा के 12-15% आ जाए तो दोबारा एंटर कर जाइए। तो देखिए 23-26% के आसपास का लॉन्ग था, तो 12-13% का डाउन साइड और इधर उधर थोड़ा बहुत और करता रहेगा। तो अगर वो लेवल भी आ गया तो आप बिल्कुल बॉटम आउट हो जाएंगे। लॉन्ग केवल 8-10%, 12% बचते तो एकदम बॉटम आउट हो जाएगा 5। फिर इसके जी। बाद केवल शॉर्ट कवर करने का रास्ता रहेगा, फर्दर शॉर्ट करने का रास्ता नहीं रहेगा। तो ठीक। आपके पास बाइंग रहेगी, आप एक क्रॉस आराम से, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो मतलब देखिए, अगर आप जिन पॉकेट्स में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वहीं बने रहे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। बिल्कुल सर, और इस बीच बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि लंबे समय बाद लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो एक एक करके तमाम प्रश्नों के उत्तर लेने शुरू करते हैं। अवनीश चौधरी जी के साथ के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न ही इरडा के ऊपर है। 280 पे ले रखे हैं 1500 शेयर, और ये जानना चाहते हैं कि ये 3 महीने का इनका नज़रिया है। कह रहे हैं सर प्लीज़ मार्गदर्शन करें मेरा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि इनकी खरीद से अभी थोड़ी सी दूरी ज़्यादा है, 200 के आसपास चल रहा है, 208 का लेवल है, 1-1.5% ऊपर, और इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, 280 रुपये के आसपास की। 1500 शेयर इनके पास हैं। तो क्या इनको अपना नज़रिया बढ़ाना चाहिए सर? आपकी राय क्या होगी? क्योंकि लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में करीब 1-1.5% के आसपास का करेक्शन रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी इरिडा के ऊपर? तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ इरडा का नंबर मुझे लगता है कि जिस तरह के इरडा के अभी रिजल्ट 10 अक्टूबर को आए थे, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखिए तो 190 के पास अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दिया है। 220 का ऊपर जैसे चलना स्टॉक शुरू करेगा, इसके बाद आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर दिखाया। अभी फॉर द टाइम भी गिरावट तो सरेंडर हो गई, मतलब 190 के बाद एक अच्छा बेस बन गया है। तो फर्दर गिरावट तभी होगी जब डिमांड जोन 190 का नीचे की तरफ कटेगा।
बुलिशनेस बड़ी तब बनेगी जब 220 के ऊपर चलना पड़ेगा। 208 का भाव है, तो आप मान के चलिए अगर अगर 24,600 ऊपर कट गया, निफ्टी के कॉर्पोरेटर पोजीशन काट ले गए, ऊपर ले गए, तो जी। एरिडा में भी आपको अच्छा मूव दिखाई देगा। टारगेट थोड़ा लंबा है, थोड़ा पोजीशन ही होल्ड करिएगा। 280 तक का टारगेट आपको दिखने को इसके अंदर मिलेगा। मार्च तक का समय दीजिएगा। मार्च तक का समय आपको देना पड़ेगा सर। और इस बीच सुशांत कुमार जी कह रहे हैं, विपुल सर, मनी 9 के सभी एक्सपर्ट को हार्दिक अभिनंदन, आज तो पूरा बल्ले बल्ले है। तो बिल्कुल सही बात है, आज काफ़ी दिनों बाद दर्शकों के चेहरे पर उल्लास जो है वो थोड़ा देखने को मिल रहा है। अविनाश शर्मा जी का प्रश्न ले लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक को लेकर के परेशान है सर। बैंकों का भी आप जिक्र कर रहे थे, कई सारे बैंकों का नाम भी लिया आपने, बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी बैंकों का। 4,000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं साउथ इंडियन बैंक के। 6 महीने का नज़रिया है, 26 रुपये 50 पैसे की इनकी खरीद है। इस शेयर ने भी बहुत लंबा कंसोलिडेशन दिखा दिया सर, और आज की इस रिकवरी में भी कोई खास तेज नहीं है, 0.25% के आसपास की मजबूती। 24 रुपये 27 पैसे का लेवल है। बहुत लोग 30-31 से लेकर के और 27-28 से लेकर के 31 तक के लेवल पे फंसे हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी साउथ इंडियन बैंक को लेकर के? तो देखिए, यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रही है जो काफी लंबे समय से इसके अंदर बन रही है। आप मान के चलिए 29 रुपए के बाद से जी। एक लगातार एक लोअर हाई लोअर लो का ट्रेंड इंटैक्ट है। 25 रुपए का लेवल लिख लीजिए। 25 रुपए के ऊपर चलना शुरू करे, 25 रुपए 50 पैसे प्रिसाइजली, तो इसके ऊपर जब 2-4 दिन चल जाएगा तब इसके सारे दर्द दूर हो जाएंगे। तब एक ब्रेकआउट बनता है स्टॉक के अंदर। फिर ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट देगा, सस्टेन करेगा, तो ये फर्दर आपको 30 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल एक अच्छा बेस बन गया है स्टॉक के अंदर। अगर आप देखेंगे तो करीब 22 रुपए 22.5 रुपए के पास अच्छा बेस बना है पिछले एक सप्ताह में। लेकिन मुझे लगता है बड़ी तेजी तभी आएगी जब 25.5 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो जब आप इतना समय होल्ड कर लिया तो 22.5 रुपए का बेस मान करके, डिमांड जोन मान के बने रहिए। देखिए 25 रुपए के ऊपर जाएगा तो जरूर एक बार रिकवरी बड़ी देखने को मिलेगी। और एक बात आपको और बता दूं, जी। 10 साल की बॉन्ड डील अभी यूएस में जो है 4.4% के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। तो ये डिस्काउंट हो रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट नहीं गिरेंगे उस तरह से। तो थोड़ा सा ये बात ग्लेयरिंग रहेगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने वाला कि इंटरेस्ट रेट नहीं गिरते। और इंडिया में फूड इन्फ्लेशन हाई है, जी। तो फूड इन्फ्लेशन हाई है लेकिन अर्बन डिमांड गिर गई है, या आईटीसी मेरे को सबकी रिपोर्ट बता रही है। तो बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट तो गिराना पड़ेगा आरबीआई को। तो जब कभी इंटरेस्ट रेट आरबीआई गिराएगा, अगर फूड इन्फ्लेशन अच्छा निकल के सही आता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट गिराता है, तो सारे बैंक आपको भागते रोते दिखाई देंगे। उसमें साउथ इंडियन भी है। 25.5 रुपए का ब्रेकआउट आएगा तो 30 रुपए तक जाएगा। ठीक है। इस बीच एक और बैंक पे बातचीत कर लेते हैं। मोहम्मद नज़ीर अली साहब का सवाल आया है, कह रहे हैं, विपुल सर, सरस सर को मेरा प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम नज़ीर साहब। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे इनका प्रश्न है सर। 73 के एवरेज रेट पर लिए हुए, कह रहे हैं कि 4 साल होल्ड करना चाहता हूँ, क्या अभी एवरेज करना चाहिए? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक और ऐसा बैंक सर जिसने कि बहुत परेशान किया है, और मर्जर की खबर के बाद लोगों को लगा कि और तेज़ी आएगी, लेकिन वैसा कुछ इस शेयर में होता हुआ दिखाई नहीं दिया। 66 रुपये 85 पैसे का अभी भाव है। 73 की इनकी एवरेज है, 73 का भाव है इनके पास, और अभी एवरेज करना चाह रहे हैं। क्या एवरेज करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? जी, तो देखिए, अगर आप कासा ग्रोथ देखें तो 37.5% के आसपास है। कासा रेशो करीब 48% के आसपास है। लोन बुक में भी वाई वाई बेसिस पर ठीक ठीक ठाक ग्रोथ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का एक्सेप्शनल रिजल्ट एंटिसिपेट कर बाजार कर रहा था वैसा रिजल्ट नहीं है। तो उस वजह से स्टॉक जो है सस्टेन नहीं करा है। पिछले एक सप्ताह में स्टॉक 60 रुपए के आसपास से सस्टेन किया है। शायद पहले भी मैंने स्टॉक का किसी ने पूछा था, मैंने जिक्र किया था 60 से 65 रुपए के आसपास देखिएगा, एवरेज करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है बड़ा मूव तभी आएगा जब ये 71 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा और सस्टेन करेगा। अगर आप तंग आ गए आईडीएफसी बैंक से तो सिटी यूनियन बैंक में चले जाइए सर। मैंने पिछले बार रिकमेंड भी किया था 23 अक्टूबर को सिटी यूनियन बैंक। देखिए, ये बाजार गिरता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन सिटी यूनियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लंबा चौड़ा 200 के टारगेट के लिए खड़ा हुआ है। तो अगर आपको अभी भी खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, आपको लंबा टारगेट वो सिटी यूनियन बैंक में मिलेगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बिल्कुल 71 रुपए के ऊपर चलने दीजिए, तभी इसके अंदर एक बुलिश ब्रेकआउट आएगा। उस स्थिति में आपको 81 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी के लिए गिरावट सरेंडर हो गई है, तो 60 से 62 रुपए पर अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। 60 से 62 पे अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। चलिए नीतीश कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नीतीश जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका और मनी 9 का। अरे सर, थैंक यू नीतीश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहाँ से बोल रहे हैं नीतीश जी आप? सर मैं बिहार पूर्वी चंपारण से बात कर रहा हूं।
चंपारण से, चलिए बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। और कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के प्रोग्राम सर आपको? सर बहुत अच्छा सर, मनी नाइन के रिकमेंडेशन पे ही मैंने टाटा पावर के शेयर लिए हैं। अच्छा अच्छा, 86 शेयर लिया है 440 के रेट पे। 86 शेयर लिए, 446 440 440, अच्छा अच्छा। और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर 3 to 4 मंथ्स का व्यू है। 3 to 4 मंथ का व्यू है। चलिए, अभी आपको 6-7 रुपये बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और अगले 3-4 महीनों में के लिए आपके लिए क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, इस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, और क्या टारगेट पे आपको एग्जिट करना चाहिए। शरद जी के साथ आप पूछते हैं। शरद जी, टाटा पावर जिसके फंडामेंटल को लेकर के काफ़ी लोग सकारात्मक रहे हैं, लेकिन कल एक रिपोर्ट आई और जो है उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा CLSA की तरफ से जो है जो एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है, और उनका 32-33% जो है करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है टाटा पावर के शेयर के अंदर। आप क्या इस रिपोर्ट से सहमत हैं, और इनको क्या सलाह देंगे, क्योंकि इन्होंने जो है 740 पे ले रखा है, अभी क्या करना चाहिए? शेर खान ने भी 540 रुपये का टारगेट दे दिया। तो देखिए, बिल्कुल मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल जिस तरह का परफॉर्मेंस आया है, देखिए ये सिक्वेंशली क्वार्टर, ये वीक, वैसे भी क्वार्टर ये थोड़ा वीक रहता है सेकंड क्वार्टर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है एक बेस 410 के आसपास का बना हुआ है स्टॉक के अंदर। कंपनी का अच्छा खासा 20,000 करोड़ का केपेक्स है, इस का प्लानिंग का अच्छा खासा फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने डाला है। रिन्यूअल में पिछले क्वार्टर में भी प्रॉब्लम हुआ था, इस क्वार्टर में भी जो है प्रॉब्लम है। लेकिन अगर टाटा पावर जैसा स्टॉक बिल्कुल हमेशा प्रीमियम पर ही ट्रेड होता है, और अगर इसको गिरना होता तो रिजल्ट के बाद ही 400 रुपए तोड़ देता सर, लेकिन इसने तोड़ा नहीं। तो प्राइस एक्शन भगवान है। तो देखिए यहाँ पर 400 रुपए का लेवल नहीं तोड़ा स्टॉक ने, तो 485 और 510, पहले भी मैंने इसका टारगेट वही दिया था। मुझे लगता है 485 से 510 तक की बिल्कुल आपको बहुत जल्दी स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। डिमांड जोन वही है 400 रुपया, तो 400 रुपए के नीचे खिसक जाए तभी आप इसको बेचिए, अदरवाइज बने रहिए। ठीक सर, चलिए पावर पे, चूंकि एरिडा पे बात हो गई, टाटा पावर पे बात हो गई, तो एक दो कंपनियां और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा पावर पैक जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसमें सर NHPC एक शेयर ऐसा है जिसमें काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, जो कि 90 से 100 पे परेशान किया, फिर उसके बाद से अब 80 के आसपास है, आज रिकवरी है और 82 का लेवल देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं NHPC को, इस समय क्या करना चाहिए? और दूसरा सुजलॉन, जहाँ पर लोगों की पोजीशन है काफ़ी बड़ी संख्या में, वहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी? पहले जरा हम बात कर लेते हैं NHPC को लेकर। जी जी, तो देखिए, अगर आप NHPC को अभी देखिए, मुझे लगता है बेस इसका 73 रुपए के आसपास है। 73 रुपए में अच्छा सप्लाई जोन है। पहले भी अगर आप देखेंगे तो करीब फरवरी के बाद से, इसी साल फरवरी के बाद से अच्छा बेस 73 रुपए के आसपास बना हुआ है। तो इसको 91 रुपए तक का टेक्निकल पुल बैक इसमें बिल्कुल पॉसिबल है। 91 से 95 इसमें बिल्कुल पुल बैक आएगा। लेकिन मैं बोलिश तभी होऊंगा जब 95 रुपए के ऊपर निकलेगा, और वो बहुत जल्दी इसके अंदर ऐसा दिखाई देगा आपको। 91 से 95 का पुल बैक आने दीजिए, फिर अपना मैनेजमेंट देखिए कि आप प्रॉफिट में है, लॉस में है। अगर वहां पर स्टॉक सस्टेन कर जाए तब आप बुलिश हो जाइएगा, चाहे तो ऐड कर लीजिएगा। उस स्थिति में आपको 117 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा। 117 का टारगेट देखने को मिलेगा NHPC में। और सुजलॉन पे क्या देखने को मिलेगा सर? 86 का हाई लगाने के बाद से अब सुस्ती है शेयर के अंदर, एक बार रिकवरी में आकर के 75 तक गया, फिर वहां से तो नीचे देखिए आया है। टॉप लाइन यहाँ थोड़ा सा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है सिक्वेंशियली। जी तो सुजलॉन, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये सब स्टॉक्स में देखिए रिजल्ट वगैरह बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, ये लंबी ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से चलते हैं। तो जैसे ही गिरते हैं वैसे ही इसमें आपको एक्यूमुलेशन दिखाई देता है। तो मुझे लगता है 66 रुपए का जो जोन है, 65-66 का, वो एक अच्छा डिमांड जोन है इसका, पिछले 4 एक सप्ताह से बना हुआ है। गिरना होता तो रिजल्ट के बाद गिर गिरा के अपना सब कहीं ना कहीं 62 रुपए 54 रुपए आ गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो नहीं हुआ, बाजार की सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर गया। तो बिल्कुल आप 65 रुपए के पास का डिमांड जोन मानिए, 65 रुपए पे स्टॉप लॉस डालिए। मुझे लग रहा है 72 रुपए तक का एक टेक्निकल पुल बैक आएगा, और 72 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब इसके अंदर फर्दर बुलिशनेस होगी। 95 रुपए का टारगेट लीजिएगा, 2 क्वार्टर का समय दीजिएगा। चलिए, तो 2 क्वार्टर का समय देने की सलाह यहाँ पर आपको मिल रही है। इस बीच अगली दर्शक के पास चलते हैं, जो कि पूजा जी हैं। और पूजा जी कह रही हैं कि विपुल सर गुड आफ्टरनून, नए व्यूअर के आने पर आप पुराने वालों को भूल गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है पूजा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? NMDC के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 150 शेयर इनके पास हैं, 227 रुपये की खरीद इन्होंने मेंशन की हुई है कि इनके पास है।
और अभी का जो भाव है वो है 238 रुपये के आसपास का। तो पूजा जी भी अभी फ़िलहाल के लिए तो प्रॉफिट में यहाँ पर बनी हुई हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? 10-11 रुपये बन रहे हैं आज, 1.5% के आसपास की मजबूती। बिल्कुल, देखिए ट्रम्प साहब आ गए हैं। अब चाइना और ट्रम्प साहब का पुराना जो है चुली दामन का साथ है विपुल जी, वो जी दोबारा शुरू होगा। तो इसमें देखिए क्या है कि आपको दोबारा जो है मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। उसमें एनएमडीसी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है 238 240 के ऊपर। ये बिल्कुल बुलिश है, पकड़ के चलिए। 300 रुपए के भाव आपको 2 क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। सप्लाई जोन, डिमांड जोन है 210। तो 210 के जब तक नीचे नहीं जाता तब तक कोई पोजीशन मत काटिएगा। कितनी भी गिरावट है उसके बीच में आप वो कर लीजिएगा, एब्जॉर्ब कर लीजिएगा। मुझे लगता है जैसे ही ये 240 के ऊपर 2-4 दिन सस्टेन कर जाए, ये आपको 300 रुपए की तरफ दौड़ता भागता दिखाई देगा। जी। चलिए, इस बीच करीब 950 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिर्फ यूट्यूब लाइव पर, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये आंकड़ा 1000, 1100, 1200 के पार जाएगा। जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लिंक को लगाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए लिंक को, और अपने जो ऑफिस के कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच जो है वो हो सके। कम से कम आज की इस रिकवरी में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संख्या बल के साथ अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग का भी उत्साहवर्धन उससे होता है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर किस विषय को लेकर के आया है। और इस बीच सर कोचिन शिपयार्ड पे प्रश्न आया है रंजीत पांडे जी का। पांडे जी का कहना ये है, गुड आफ्टरनून, कह रहे हैं सर आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन कोचिन शिपयार्ड। आई हैव परचेज ऑन ₹2400 और आई कैन होल्ड इट फॉर 6 months, प्लीज शेयर योर सजेशन। 6 महीने तक का नज़रिया है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर सर, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। और डिफेंस में आज अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। और अभी फिलहाल कोचिन पे बात कर लेते हैं और उसके बाद से कोशिश ये करेंगे कि बाकी डिफेंस के शेयरों को भी कवर करें, ताकि हमारा ये डिफेंस पैक भी कंप्लीट हो जाए। 1520 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है सर, और 2400 पे इन्होंने ले रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए मझगांव डॉक का अच्छा रिजल्ट आया है कल और मुझे लगता है वो स्टॉक सस्टेन कर रहा है। कोचिंग का रिजल्ट है 14 तारीख को, 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे वाले दिन। तो देखिए 1640 का भाव लिख लीजिए। 1640 के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन कर जाए तो आप मानिएगा कि जो बेरिशनेस है वो सरेंडर हो गई। स्टॉक भागेगा 1990-2100 की तरफ। तो उस स्थिति में देखिए आप थोड़ा सा एवरेज आउट हो जाएगा। तो 1640 के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन है तो थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी 2400 की खरीद है, अगर आप 1640 पे एवरेज थोड़ा सा कर सकते हैं और 2100 तक का भी पुल बैक आएगा तो आप इन द मनी आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बेस बहुत अच्छा स्टॉक का बना हुआ है, करीब 1360, 1355, 1360। जब तक उस जोन को ना तोड़े बिल्कुल बेचिएगा नहीं, आप बने रहिएगा। जी सर, आपने जिक्र अभी किया मझगांव का, तो मैं चाहूँगा कि डिफेंस के थोड़ा सा हम अपने 2-3 शेयरों पे बात कर लें। एक तो मझगांव पे, क्योंकि काफ़ी सवाल हमारे पास आए हुए हैं मझगांव को लेकर के, और अभी जो है ये शेयर भी 4263 के आसपास चल रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है एचएल को लेकर के, जो कि 2.5% अभी ऊपर है और आज शानदार मूव दिखाता हुआ 4369, 4370 का लेवल देखने को मिल रहा है। 4392 का आज जिसने हाई लगाया है। और तीसरा है बीडीएल। तो ये 3 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। शुरुआत पहले करना चाहेंगे मझगांव की, जिससे आपने आगाज़ किया था। ठीक है, देखिए बढ़िया रिजल्ट है मझगांव का। एक गिरावट के बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, मतलब कि ऊपर का ट्रेंड इंटैक्ट, अब जी दोबारा ऊपर चलना शुरू करेगा। एक बेस बढ़िया बन गया है स्टॉक का, करीब 3800 रुपए के आसपास। तो जब तक वो भाव ना जाए, 3800 रुपया 4200 का भाव है, बिल्कुल बेचिएगा नहीं, बने रहिएगा। मुझे लगता है एक पुल बैक आपको पहला मिलेगा 4500, इसके बाद दूसरा आपको पुल बैक मिलेगा लगभग 4800 रुपए के आसपास तक। 4800 रुपए के ऊपर निकल जाए, सस्टेन कर जाए, तब आप मानिएगा नया ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। 6400 रुपए तक स्टॉक भागता हुआ आपको दिखाई देगा। वो समय भी आएगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। नाउ कमिंग बैक टू योर एचएल। एचएल। जी जी, तो देखिएगा एचएल को भी आप देखिएगा तो बहुत अच्छा बेस एचएल के अंदर 4000 रुपए के आसपास बना हुआ है। मुझे याद पड़ता है पहले भी मैंने ये जिक्र किया आपको कि ये बहुत अच्छा बेस है, 4000 उसको तोड़ेगा नहीं। तो वो जोन बना हुआ है। 4500 के पास इसका एक बड़ा सप्लाई जोन है। तो 4000 की जब तक नीचे ना जाए, सप्लाई जोन डिमांड जोन के नीचे जाए, बेचेगा नहीं। 4500 रुपए को सस्टेन कर जाए तो आप बिल्कुल चाहे तो एवरेज कर लीजिएगा, आपको 5500 रुपए का टारगेट मिलेगा, 20% का अपसाइड का। तो बिल्कुल एचएल को आप बिल्कुल होल्ड कीजिए। बीडीएल का जहां तक सवाल है, देखिए भारत डायनेमिक्स को देखिएगा, आप देखिए तो बेस बहुत अच्छा
1000 रुपए के आसपास एक बहुत अच्छा बेस इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे। जब तक वो जोन ना तोड़े बिल्कुल बेचेगा नहीं, इसको बनाए रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अभी ब्रेकआउट पेंडिंग है। ये ब्रेकआउट कब आएगा? ये आएगा जब स्टॉक करीब 1150 के ऊपर निकल जाएगा। 1086 का भाव है, 1150 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, तब ये आपको 1350 तक का पहला टारगेट देगा। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बीटीएल वीक है रिलेटिवली, अगर सबको मैं मिला दूं तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि अगर 1150 के ऊपर निकलेगा तो 1350 तक आपको पुल बैक जरूर मिलेगा। 1350 तक के ऊपर सस्टेन करेगा तब फ्रेश हाई बनेगा, ऑल टाइम हाई। अदरवाइज 1350 के बाद सवाल जरूर विपुल जी को जरूर फोन घुमाइएगा। बिल्कुल सर। और इस बीच 24,466, 24,467 ये इंट्राडे हाई लगा है और 24,448 का लेवल देखने को मिल रहा है। 235 अंक ऊपर इस समय निफ्टी। और इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कुछ एक बयान उनकी तरफ से जारी किए हैं और उन्होंने अमेरिका को क्योंकि कई सारे लोगों को जो है वो धन्यवाद दिया है। एलन मस्क की उन्होंने तारीफ़ की है कि उनका मस्क जो है काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनका बड़ा सहयोग मिला है, उनकी वजह से जो है लोगों तक पहुंचने में उनको मदद मिली है। इसके अलावा उन्होंने जॉर्जिया समेत तमाम लोगों के राज्यों की जो है उसकी जो है तारीफ़ की है, वहाँ के लोगों की। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि अब अमेरिका में स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। तो ये कुछ एक बयान आ रहे हैं और जो जीत उनको मिल रही है उसके लिए तमाम समर्थकों को उन्होंने धन्यवाद दिया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम अपडेट आपको यूएस इलेक्शन से जुड़ी हुई आपको जो हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सब ने एक शानदार जीत दर्ज की है। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी जीत का ऐलान करने की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं इससे पहले हमने ऐसी शानदार जीत पहले कभी नहीं देखी है। तो ये टिप्पणियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिलहाल के लिए आती हुई और इससे उनका कहना ये है कि हमारी पार्टी और हमारा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी कमेंट उनके आएंगे, हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं यूएस इलेक्शन से जुड़ी तमाम अपडेट्स। इस समय 266 सीटों पर जो है वो आगे चल रहे हैं, 266 पे, तो यानी कि 270 का नंबर ऑलमोस्ट डन है। तो एक तरीके से सर अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी बार ट्रंप सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी बार ट्रंप सरकार। देखिए जो है, पहले तो बाइडेन साहब आ गए, बाइडेन साहब को आने नहीं चाहिए था, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि थोड़ा सा एक नेगेटिव कैंपेन हो गया। दूसरा, इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली देखिए 1937 से आप देखिए यूएस के अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 32 35 37, जब तो उस जब इन्फ्लेशन हमेशा प्रेसिडेंट का दुश्मन रहा है वहां पर। जब कभी इन्फ्लेशन प्रेशर हुआ है तो प्रेसिडेंट जीत कर वापस नहीं आया। तो देखिए ये हिस्टोरिकल है वहां पर यूएस और अक्रॉस ग्लोब यही है। तो देखिए इस वजह से केवल जो है मोदी साहब हैं जो सरवाइव कर गए हैं हमारे तो इन्फ्लेशन को, तो उनकी तो पॉपुलैरिटी अलग ही जोन में है। तो देखिए ये बिल्कुल इन्फ्लेशनरी प्रेशर का सबसे ज्यादा असर पड़ा, बाकी सब आप छोड़ दीजिए। मुझे लगता है महंगाई जो है वो किसी को भी पसंद नहीं आती है और यूएस में भी काफी महंगाई रही है। काफी जो मेरे जानकार लोग हैं, काफी उन्होंने कभी 8.5% का होम लोन नहीं देखा है। तो वहां पर क्या है, कंजम्पशन के लिए भी लोन चलता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह का इंटरेस्ट रेट कभी उन्होंने देखा नहीं है, अपने जीवन में तो नहीं देखा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, जो 80 के बाद बॉर्न हुए उन्होंने तो नहीं देखा। तो उस स्थिति में क्या है कि जब वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया तो इसके बिल्कुल नेगेटिव वोट पड़ा है जो है जो बाइडेन साहब को और कमला हैरिस जी को। ठीक सर। और इस बीच जो है बाजार लगातार 950 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस समय डाउ फ्यूचर के अंदर देखने को मिल रही है। तो ज़बरदस्त तेज़ी जो है इस समय चौतरफा जो है भारतीय बाजार से लेकर अमेरिकी बाजारों तक देखने को मिल रही है। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास और प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राजेश मंडल जी। राजेश जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते राजेश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या प्रश्न है सर? हाँ सर, मैं बीरभूम से बोल रहा हूँ। आज दूसरी बार मेरा कॉल लगा है मनी 9 पे। अच्छा, मैं रेगुलर देखता हूँ सर आप लोगों का शो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप नियमित रूप से कार्यक्रम को देखते हैं और हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मैंने 2 हफ्ते पहले डायनामिक केबल का शेयर लिया था जी। तो 638 के भाव पे लिया था, 35 का शेयर, और एवरेज करके 638 आया है। 638 2 हफ्ते पहले लिया था। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सर, काफ़ी शानदार मुनाफे में आपको 2 हफ्ते में मिल रहा है। और बहुत कम लोग हैं इस समय जो हमको फ़ोन कर रहे हैं और वो प्रॉफिट में हैं, उनमें से आप एक हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे?
सर मैं वही पूछने के लिए बोल रहा था कि इसको आगे तक रखे क्या, या पे बेच के निकल जाए, क्योंकि बहुत आगे निकल गया है शेयर। जी मेरा पोर्टफोलियो में तो 38% का गेन दिखा रहा है, और नीचे आ गया तो पूरा गेन खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने फोन किया। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवश्य लगा लीजिए अगर आपको इतना डर लग रहा है। नतीजे कंपनी के आपको बता दें काफ़ी अच्छे रहे थे, जो है उसकी वजह से ही कंपनी के शेयर में जो है वो काफ़ी शानदार रनअप जो है वो देखने को मिल रहा है डायनेमिक्स केबल के अंदर। आज भी 7.25% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन में 11% और एक महीने में 72% की। इसके अगर डेली चार्ट अगर दिखा सकते हैं तो एक बार दिखाइए, क्या शानदार मूव जो है पिछले एक महीने के अंदर शेयर के अंदर ने दिखाया है। और इनका डरना लाजमी है कि जब इतनी अच्छी रैली आ जाए तो एक बार के लिए प्रॉफिट को थोड़ा बहुत तो बांध ही लेना चाहिए। सर आपकी सलाह क्या रहेगी? इस समय जो है डायनेमिक केबल को लेकर के काफ़ी अच्छे मुनाफे में है, इनको क्या मुनाफा बुक करें या फिर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे आप? जी, तो देखिए रिजल्ट आज जैसा आपने बोला बहुत अच्छे रिजल्ट थे, तो यहाँ पर देखिए केबल इंडस्ट्री को बिल्कुल फायदा होता हुआ दिखाई देगा। ट्रम्प साहब के आने से भी केमिकल्स और केबल्स ये दो सेगमेंट हैं जहां पर अच्छा ट्रैक्शन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए 10 से 10.5% का मार्जिन कंपनी का है स्टेबल पिछले 5-6 साल से, लेकिन ये मार्जिन अब यहाँ बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी कंपनी को। तो मुझे लगता है कि स्टॉक काफी चल गया है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली रिवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है कंपनी का। मुझे लगता है थोड़ा फायदा, और चार्ट्स पर भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा हो गया है। वीकली चार्ट्स पर भी आप ओवर बॉट जोन में एंटर हो गया है, तो थोड़ा भी बाजार में कंसोलिडेशन होता है तो एक बार गिरावट हो सकता है आपको देखने को मिले, तो थोड़ा पैसा बांध लीजिए। मैं आपको एक लेवल देता हूं, उसके ऊपर अगर 900 रुपए का लेवल लिख लीजिए। अभी 200 880 का भाव है, अगर 9 अभी बुक कर लीजिए, ठहर जाइए, आज अभी टाइम है, और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा पार्टी वार्टी कीजिए, विपुल जी को कुछ मिठाई विठाई भेजिए। और सेकंड जो है, इसके बाद जब 900 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए 2-4 दिन, तब आप उसी का स्टॉप लॉस लगा के 2-4 दिन का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फिर आप दोबारा एंट्री कर दीजिएगा, तो वो एक बेटर कॉल रहेगा आपके लिए। पहले 900 के ऊपर सस्टेन हो, क्योंकि वही सबसे बड़ा सप्लाई जोन इसके अंदर बनता दिखाई देता है। ठीक है, तो जो रणनीति आपको बताई गई है उसका ध्यान से पालन कीजिए सर। और जो पैसे आ रहे हैं पहले लक्ष्मी माता को प्रणाम कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और अब जो है 250 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी जो है इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। और इस बीच 1200 से ज़्यादा 1100 1150 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे बाज़ार में तेज़ी बढ़ रही है, दर्शकों की संख्या में भी लगातार हम देख रहे हैं कि इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है आरवीएनएल को लेकर के। नीलेश श्रीवास्तव जी हैं, 103 शेयर इनके पास हैं आरवीएनएल पे, और 447 रुपये की इनकी खरीद का भाव है। अभी अगर हम देखें तो 447 पे लिया हुआ है, 468 का भाव है। आज ये भी शेयर जो है 4.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी तेज़ी है सर, और अच्छी बात यह है ये भी मुनाफे में है। तो आज 2-3 दर्शक हो गए हमारे साथ जो कि इस समय प्रॉफिट में है, 20-21 रुपये इनको बन रहे हैं यहाँ पर। क्या सलाह रहेगी? रेलवे में भी जान आएगी सर, रफ्तार पकड़ेगा रेलवे शेयर, या अभी आपको लगता है थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? पहले आरवीएनएल से शुरुआत करते हैं, फिर 1-2 शेयर पे और बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल आरवीएनएल को देखिए एक ऑर्डर मिला है बीएसएनएल से, वो एचएफसीएल और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को मिला करके। अब क्या उसकी डिटेल्स है, किसको कितना फायदा होगा, देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप प्राइस पैटर्न को देखेंगे तो मुझे लगता है आरवीएनएल का एक ब्रेकआउट पेंडिंग है अभी, करीब 510 रुपए के ऊपर अभी भाव है 468। तो वो 500 रुपए 510 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। एक बेस बन गया 400 रुपए के, 408 रुपए के आसपास। जब तक 408 के नीचे ना जाए तब तक मत बेचिएगा, लेकिन 510 के ऊपर आएगा तो आप और ऐड कर सकते हैं। इन दैट केस आपको एक करीब करीब 640 रुपए तक आपको स्टॉक की जाता दिखाई दे सकता है। अपने ऑल टाइम हाई की तरफ एक बार दोबारा दौड़ेगा, तो 510 के ऊपर जाए तो एक बार थोड़ा बुलिश होइएगा, और ऐड करना चाहे तो ऐड कर लीजिएगा। जी ठीक है, तो ये बात आरवीएनएल पे हो गई सर। सर अगर इस समय रेलवे में अगर आपको कोई शेयर ऐसा है जो आपको अच्छा लग रहा हो फ्रेश एंट्री के लिए, अगर बात करें जरा हम यहाँ पर आईआरएफसी की, तो कल आज 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर है। इरकॉन में हम देख रहे हैं 2.5% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है, अब 217 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर यहाँ पे? क्या जिनके पास है उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? और एक और शेयर उसमें टीटागढ़ भी ऐड कर लीजिएगा, और इस पर आपसे पहले भी बात हुई है।
तो 1.25-2% के आसपास की तेजी है। यहाँ पर कोई संकेत सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं क्या? जी जी, तो देखिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए आरएफसी में बिल्कुल रिजल्ट अच्छे थे आरएफसी के। जी तो यहाँ पर आप देखिए ब्रेकआउट आता हुआ स्टॉक में दिखाई दे। अब स्टॉक जो है 150 रुपए के जोन को सस्टेन कर रहा है आज। तो 163 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन कर ले, बिल्कुल आप इसमें बुलिश हो जाइएगा। वैसे भी बुलिश रहिए। अब तो एक जोन बन गया है बुलिश 140 का, तो उसके नीचे जब तक ना जाए तब तक, एक माफ कीजिए 130 का, जब तक उसके नीचे ना जाए तब तक वैसे ही पोजीशन मत काटिएगा। 160 के ऊपर 165 के ऊपर निकल जाए, माफ कीजिएगा, तो आप एकदम ऐड भी करिएगा। आपको ये बहुत आराम से आपको 188 और 200 रुपए के भाव देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, मुझे लगता है कंटेनर कॉर्पोरेशन के रिजल्ट भी अच्छे आए थे। जी तो यहाँ पर भी आप एक बार, काफी गिर गया है शेयर, तो यहाँ पर भी देखिए 780 के आसपास का एक अच्छा बेस बना हुआ है। अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, अभी फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट नहीं बना है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। डिफ बाय करने का मौका है। 780 का बेस है, कोई भी गिरावट मिले तो आप खरीदारी कीजिए। मुझे लगता है धीरे धीरे कहीं 950 रुपए की तरफ आपको एक क्वार्टर में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आईआरसीटीसी का रिजल्ट बहुत मजा नहीं आया, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं था आईआरसीटीसी का। जी इवन देन देखिए, इसलिए मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक ये कहीं 900 रुपए के ऊपर सस्टेन ना करे। 895 टू बी प्रिसाइज, जो पिछले 5 सप्ताह का एक सप्लाई जोन है, जब तक 895 को सस्टेन ना करे इसमें एंट्री मत कीजिएगा, ट्रैप हो सकते हैं आप। और आरवीएनएल देखिए, मैंने आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था मेरे ख्याल बिल्कुल से। और और अगर आप तीतागढ़ को देखेंगे तो देखिए तीतागढ़ में आप देखिए तो पिछले 5 सप्ताह के अंदर एक अच्छा बुलिश बेस बना है। ये बेस है 1000 रुपए के पास, तो 1000 रुपए का बहुत अच्छा बेस है। जब तक वो ना टूटे बिल्कुल पोजीशन मत काटिएगा। एक टेक्निकल पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल है 1350 1400 रुपए तक। तो लेकिन वो जो जोन है 1400 रुपया, पहले उसको बड़ा लंबा पोजीशन कैरी करना चाहता है, फिर उसको कट जाने दीजिए। 1400 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1700 रुपए के भाव और ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। और बीएल को आप जैसे भी देखिए, मुझे जी लगता है ये सबसे बुलिश है। मैंने पहले भी आपसे इसका जिक्र किया है, शायद पहले भी कर चुका हूँ कि बिल्कुल 265 पे बेस है। ये बहुत आराम से आपको ऑल टाइम हाई बनाने की दिशा में जा रहा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है कंपनी के। 360 रुपए के टारगेट के लिए बीएल को बिल्कुल होल्ड कीजिए। बिल्कुल। तो ये राय आप सभी के लिए। रेलवे शेयरों पर एक साथ बैक टू बैक जो है तमाम शेयरों को हमने कवर करने की कोशिश की, ताकि आपके मन में जो है कोई शिकायत ना रहे कि मेरे शेयर पे चर्चा नहीं हुई। आकाश जी से बातचीत कर लेते हैं। आकाश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आकाश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी यूपी से बोल रहा हूँ सर। यूपी से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर भेल के शेयर लिए हुए हैं 220 के भाव पे। जी, और कितने समय होल्ड कर सकते हैं? होल्ड कर सकता हूँ कब एक तक? साल के लिए। 1 साल के लिए? एक साल जी। 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, चलिए अच्छी बात है। और अभी 220 पे आपने लिए हुए हैं, 27 रुपये पर शेयर का आपको हो रहा है इस समय पर शेयर मुनाफा। और जो है इस शेयर में भी पिटाई हुई है जब बाजार जब पीएसयू शेयर जो है वो नीचे जा रहे थे। अगर हम इस शेयर की बात करें, पिछले 1 महीने में करीब 3-3.5% का नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीने में भी इसने 14% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन आज अच्छी रिकवरी है सर, और इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है 5.25% ऊपर, और इनको करीब 27 रुपये बन रहे हैं, जिसमें कि 12 रुपये तो आज ही ऐड हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी बीएचईएल को लेकर के? 1 साल का नज़रिया है तो क्या होल्ड करना चाहिए अभी? जी, तो देखिए फॉलोइंग चैनल का ब्रेकडाउन आ गया था स्टॉक के अंदर, लेकिन इसके बाद स्टॉक सस्टेन कर गया रिजल्ट के बाद। बढ़िया रिजल्ट। तो देखिए 210 रुपए के आसपास अच्छा बेस है। ये जो रैली अभी इसके अंदर आई है पिछले 2 सप्ताह में, ये इसको 286 रुपए तक लेके जाएगी। तो अब आप देखिएगा 286 के ऊपर जाए, 286 मतलब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। काफी नीचे खरीदा है आपने, तो देखिए वहां देखिएगा, वहां तो पहले तो प्रॉफिट बांधिएगा, विपिन जी को मिठाई का डब्बा जरूर भेजिएगा। और सेकंड जो है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, 286 पर सस्टेन करें सर, तब आप इसको होल्ड कीजिएगा। फिर ये अपना नया ऑल टाइम हाई आपको दिखाएगा। इन दैट केस कम से कम आप मान लीजिए कि आपको 350 360 के टारगेट यहाँ देखने को। ठीक है सर। और सारी मिठाई का डिब्बा इधर मत भिजवाइए सर, कुछ एक डिब्बे अपने पास भी रखिए आप, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि आपकी जो टीम है वो नाराज हो जाए कि सारी मिठाइयाँ जो है वो सीधे मनी 9 पे आ रही हैं। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये टिमिर बरन मोइत्रा साहब हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि एसजेवीएन के शेयर ले रखे हैं 132 रुपये पे। कह रहे हैं कि बताइए अभी क्या करना चाहिए एसजेवीएन को लेकर के। ये 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं,
और जानना चाह रहे हैं क्या इन लेवल्स पे मुझे कुछ और ऐड भी करना चाहिए क्या? 115 के बढ़िया आसपास। रिजल्ट आया साहब। जी जी बढ़िया बिल्कुल। बढ़िया रिजल्ट है विपुल जी, जेविन का रिजल्ट आया कल। जी। अच्छा रिजल्ट लगा मुझे। तो देखिए 107 रुपए के बाद बहुत बढ़िया बेस बनता हुआ स्टॉक का दिखाई दिया है। तो ये जो टेक्निकल पुल बैक है, ये 107, तो अब आप इसको मान लीजिए कि भाई इसके नीचे जाए तभी आप पोजीशन काटिएगा। भाव भगवान है। रिजल्ट तो बाद में आया है, लेकिन रिजल्ट काफी अच्छा है, मुझे पसंद आया। जी मुझे लगता है कि साहब जो ये पुल बैक आएगा ये करीब 124 आज क्या है, आज एकदम वहां रिकवरी दिख रही है आपको जो एकदम हॉट फेवरेट थे। कल देखिए नैस्डैक में था, तो आज जो आईटी अब जबरदस्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिन बिल्कुल। कंपनी में रिजल्ट अच्छे आए वो सब आपको देखिए, बैंक निफ्टी मैंने आपको बोला था, तो सब बैंक निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। आज जो नहीं चल रहा है, मैं सभी तो शो कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथ 11-1200 है, जो आज नहीं चला वो कभी नहीं चलेगा। तो सर अगर जी आज कोई शेयर नहीं चल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो कुछ गड़बड़ है उसके साथ। तो जी यहाँ क्या है देखिएगा, 107 रुपए के बाद बहुत बढ़िया बेस है। जो टेक्निकल पुल बैक आएगा ये 125 130 तक इसको खींच के लेके जाएगा। 130 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब आप इसके अंदर बड़ी बुलिशनेस मानिएगा, थोड़ा लंबा पोजिशनल व्यू रखिएगा। उस केस में आपको ऑल टाइम हाई 170 175 के आसपास देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि जब आज ये रैली खत्म हो जाएगी, थोड़ा बाजार सस्टेन कर जाए, तब आपको एसजेवीएन वगैरह में आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एसजेवीएन, टाटा पावर, ये जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, पीएसयूज में टाटा पावर को हटा दीजिए, जो पीएसयूज के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वहां पर क्या है कि आपको बड़ी रैली तभी मिलेगी जब ये सब 26 24 600 निकल जाए और ठीक। इसके बाद एक ब्रॉड बेस्ड रैली आपको देखने को मिले बाजार में। जी चलिए, इस बीच सर एक आदर्श पांडे जी हैं, उन्होंने हमें 100 रुपये भेजे हैं मनी 9 को और कह रहे हैं मैक्स हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं। 200 शेयर इनके पास हैं और 959 की खरीद इन्होंने की हुई है मैक्स को लेकर के। फार्मा पे क्या व्यू है सर आपका? और मैक्स हेल्थ केयर में आज 1.25% के आसपास की तेजी है, 1056। रिजल्ट अच्छा आया बिल्कुल ठीक। जी। रिजल्ट बहुत अच्छा है, कल रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, मुझे पसंद आया मैक्स हेल्थकेयर का रिजल्ट। मुझे लगता है बिल्कुल ये रैली बिल्कुल चलने वाली है। तो आपको क्या करना है, एक बेस बहुत बढ़िया स्टॉक का बना हुआ है कहीं 940 के आसपास, अभी 1056 का भाव है, तो बिल्कुल बेचिएगा नहीं। गिरावट हो तो भी मत बेचिएगा, जब तक 940 को कन्विंसिंगली तोड़ ना दे बिल्कुल मत छोड़िएगा। मुझे लगता है बिल्कुल ये 1200 रुपए का टारगेट बिल्कुल साफ दिख रहा है मुझे इसके अंदर आता हुआ। पोजिशनली एक क्वार्टर का समय दीजिएगा, मतलब जनवरी तक का भी समय आप देंगे तो 1200 रुपये आपको मैक्स हेल्थ केयर में देखने को मिलेगा। ठीक है सर। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन जो है वक्त जो है वो इजाज़त का इस समय जो है कह रहा है कि ज़रा बजिंग स्टॉक्स का रुख कर लिया जाए। चलिए, बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें बेचें बने रहें, क्योंकि नतीजे आ रहे हैं, बहुत कंपनियों को नतीजे काफ़ी शानदार आ रहे हैं और उसमें क्या आपकी पोजीशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और पहले से है तो क्या वहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको एक खास सेगमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे शेयर ऐसे हो सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा इस समय बने हुए हों। एक एक करके ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए पहली कंपनी, और यहाँ पर नतीजे गेल के साथ शुरुआत करेंगे। तो गेल की अगर हम आय की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे नतीजे गेल के रहे हैं। 3.25% के आसपास कंपनी की आय बढ़ी है, 33,049 करोड़ से बढ़ करके 33,981 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। मुनाफे में 10% का इजाफा रहा है, 2442 से बढ़ करके 2690 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव टिप्पणियाँ जो है वो आती हुई दिखाई दी हैं, क्योंकि नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। आपको बता दें कि कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर रेटिंग और लक्ष्य जो है उसमें बढ़ोतरी की है। मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग कर दी है और इसके साथ लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया है 258 रुपये। जेफरीज ने जो है बाय रेटिंग की है और बाय रेटिंग के साथ यहाँ पर कर दिया है 240 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। कंपनी के जो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, जेफरीज का मानना ये है कि ये 2025 के मिड तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसका फ़ायदा जो है वो कंपनी को आता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम वो कारण है जिसकी वजह से उन्होंने बाय रेटिंग की हुई है। और आज शेयर में काफ़ी शानदार मूव गेल के अंदर 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी, और अभी अगर हम देखें तो अभी भी 6.25% ऊपर है। सर गेल क्या कहेंगे गेल के ऊपर? और 207 208 के आसपास चल रहा है, पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए क्या? और जिनके पहले से है उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी?
जी, तो देखिए कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं। अगर टॉप लाइन भी देखेंगे वो भी ठीक ठाक है। अगर आप EBITDA में भी देखेंगे तो जैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर EBITDA में प्रेशर देखने को मिला है, बट रिटेल रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है ब्रोकर्स की ना। जो चार्ट पे दिख रहा है वो ये है कि 212 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो इसको 212 215 के ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा। जब 212 215 के ऊपर सस्टेन कर जाए 2-3 दिन, फिर आप इसको बुलिशनेस मानिएगा। फिर मैं आपको बहुत लंबा टारगेट देता हूँ, 276 रुपया, 30% अपसाइड। तो फिर आप बिल्कुल मान लीजिएगा, अभी नहीं, थोड़ा आप सस्टेन होने दीजिए, क्योंकि बाजार भी ऐसी जगह पे खड़ा है। एग्जैक्टली, बाजार इज ऑल्सो एट द टेंटर रुक्स। तो थोड़ा सा वो रखिए, संयम रखिए। उसको 220 212 15 के ऊपर निकल के 2-3 सस्टेन करने दीजिए। 30% का अपसाइड आपको 276 का दिखाई देगा। बिल्कुल आप जो है इसको तब खरीदिएगा। ठीक सर, ये रहा है गेल के ऊपर जो है निकल करके आती हुई लेवल्स का ध्यान रखना है आप सभी को। बाजार जो है इस 2 दिन की रिकवरी है तो थोड़ा सा भरोसा जम जाए बाजार पे और शेयर के भाव पर, उसके बाद आप खरीदारी कीजिए। अगली कंपनी लेकर के आइए मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा के आए हैं नतीजे कंपनी के अच्छे रहे हैं। मुनाफा 30% बढ़ा है, 30% बढ़ करके 653 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा। आपको बता दें कि जो कंपनी की जो लंबी अवधि की बीमारी है, जो कम से कम 2 से 3 महीने तक की बीमारियों में जो दवा इस्तेमाल होती है, उन कंपनियों का जो सेगमेंट है वो करीब 35% बढ़ा है। दूसरी तिमाही में अगर हम देखें तो रेवेन्यू में जो है वो करीब 14% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। और क्यूटी EBITDA जो है, EBITDA मार्जिन जो है वो करीब 28%, 27.7% के आसपास रहा है। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा था, 4.25% की बढ़त थी जब हमने ये खबर बनाई थी। और अब रिकवरी यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा में है, 1.25% के आसपास की मजबूती है। 2747 2747 का लेवल देखने को मिल रहा है, 2747 2750 के आसपास। सर मैनकाइंड फार्मा नतीजे ठीक रहे हैं सर, जो एक्सपेक्टेशन थी उसको, जी उसको बीट किया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आया विपुल जी, रिजल्ट अच्छे हैं। तो देखिए आपने डिस्कस ही कर लिए। तो यहाँ पर क्या है कि क्रॉस ग्रोथ है। आप टॉप लाइन देख लीजिए, मार्जिन देख लीजिए, ठीक है, बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो मुझे लगता है बिल्कुल प्राइस पैटर्न में भी वो चीज डिपिक्ट हो रही है। हाउएवर जो इसका लास्ट स्विंग हाई था वो था 2830 के आसपास, अभी 2749 का भाव है। तो वहां वहां तक ये गया, फिर एक बार रिट्रेसमेंट आ गया। अब चूंकि रिजल्ट आ गया है तो हो सकता है 1-2 दिन स्टॉक कंसोलिडेट करे। और दूसरा, अगर बाजार में ब्रेकआउट आता है तो कुछ दिन के लिए फार्मा साइडलाइंस में चला जाएगा, क्योंकि फार्मा खूब चला है। तो आप देखिएगा बाकी सेक्टर भागेंगे, फार्मा थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाएगा, गिरेगा नहीं लेकिन कंसोलिडेट करेगा। तो आपको मैनकाइंड फार्मा में करना क्या है, थोड़ा अगर आपको कहीं भी कंसोलिडेशन गिरावट दिखे तो आप बिल्कुल खरीदिए। ये स्टॉक बिल्कुल 32 रुपए की रेटिंग जाने के लिए तैयार है। धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कीजिए, ठीक है। कहीं आपको अभी मिल जाए, थोड़ा 2600 के आसपास मिल जाए, एक्यूमुलेट कर लीजिए। बेस इसका बहुत बेहतरीन 2450 के आसपास बन गया। ये 32 रुपए की रेटिंग बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। एक क्वार्टर का समय दीजिएगा तो बिल्कुल बाय कीजिए। बिल्कुल बाय कीजिए, ये सलाह आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं। और डिफेंस पे हमने काफ़ी बातचीत की आज, डिफेंस को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। BEL का जिक्र करते हैं। BEL पे आपको बता दें कि आज काफ़ी शानदार तेज़ी है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी अब ये मजबूती वो आती हुई दिखाई दे रही है। शेयर जो है अपने हाई से करीब 24% फिसलने के बाद अब अपने सपोर्ट से जो है, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास जो है वो भरोसा यहाँ पर दिखाता हुआ 50 दिन के RSI के ऊपर निकलने के बाद से शेयर के अंदर एक बुलिश ट्रेंड जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है BEL के अंदर। और आज अगर हम देखें तो करीब 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी जब हमने खबर बनाई थी, लेकिन अब 4.25% से ज़्यादा की तेज़ी और 300 का लेवल टेस्ट कर चुका है BEL का शेयर। सर इस पे आपने थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन चार्ट्स पे क्या यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेंड आपको भी दिखाई दे रहा है? आप कैसे पढ़ पा रहे हैं इन चार्ट्स को और फंडामेंटली कैसे दिखाई दे रही है कंपनी BEL? जी, तो देखिए फंडामेंटल रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आए थे, बहुत पसंद आया था रिजल्ट, और मैंने फ्यूचर्स में कॉल भी दिया था। तो देखिए बढ़िया चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि ऊपर के भी टारगेट 330 के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल इसको, बिल्कुल अगर किसी के पास है तो बिल्कुल होल्ड करे। और अगर कोई नई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो थोड़ा लेट हो गया है, तो लेकिन इवन देन थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए आप। बेस इसका वही 265 267 के आसपास बना हुआ है। अब जो नया बेस बन रहा है 280 284 के पास है। तो कोई बहुत एग्रेसिवली बाय करना चाहे तो 280 के पास बड़ा नया डिमांड जोन बनता है, तो उसको अपना जो है स्टॉप लॉस तो नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर आप अपना बेस मान करके चलिए कि उसके नीचे किसके तभी आप बेचिए।
मुझे लगता है 330 के टारगेट तो बहुत क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, तो थोड़ा पोजिशनली इसको होल्ड किया जाएगा तो 360 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए पोजिशनली होल्ड करेंगे, 360 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। फिलहाल के लिए ये राय निकल करके आती हुई। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और आज जो क्षेत्र चल रहा है उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है, जरा लेकर के आइए। यहाँ पर भी आपको बता दें कि एक डिक्सन के अंदर जो है वो चार्ट्स में जो है वो ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। शेयर अपने 50, 100, 150, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर ने इस पूरे एक साल की बात करें तो करीब 200% और 2 साल में करीब 250% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। तो ऑलरेडी जो है एक तरीके से मल्टी बैगर जैसा स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। आज अगर हम देखें तो जो हमने खबर बनाई थी तो करीब 8% के आसपास की तेज़ी थी, और अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास। हालांकि ये थोड़ा सा बड़े टिकट साइज़ का शेयर है, 15,542 का शेयर सर इस समय ट्रेड करता हुआ। आपकी डिक्सन पे क्या राय रहेगी, क्या करना चाहिए, क्या अभी भी अपसाइड बाकी है यहाँ पर? बिल्कुल बाकी है, बिल्कुल जी। रिजल्ट बहुत बढ़िया थे, रिजल्ट के बाद एक 10% की गिरावट देखने को मिली। मौका बहुत बढ़िया था खरीदने का, जिसको खरीदना था उसने खरीदा। तो देखिए 13,700 के आसपास बढ़िया बेस था, और अब ये बेस ऊपर खिसक करके 13,600, माफ कीजिएगा 14,300 के आसपास अभी बेस आपको खिसक करके बन गया। 1300 का बेस ऊपर 14,700 के पास खिसक गया, 14,300 के पास खिसक गया। अब आपको क्या करना है, तो 14,300 का बुलिश पे जब तक इसके नीचे ना जाए पोजीशन मार्क काटेगा। लंबा टारगेट इसका खुल रहा है 17,800 के आसपास का, तो मुझे लगता है बिल्कुल पोजिशनली 17,800 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे करके आपको वहां तक बिल्कुल रहेगा, तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। 14,300 के पास अपना बेस मानिए, थोड़ा थोड़ा करके। जिस दिन स्टॉक खूब चला गया उस दिन मत खरीदिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। तो क्या होगा, जिस दिन बाजार गिरेगा उस दिन आपको नीचे भाव मिलेगा, तो आप एक्यूमुलेट करिए, आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। एक्यूमुलेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, तो आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ज़रा अगली शेयर जो है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या खबर निकल करके आई है, और वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक पे अभी बहुत देर से मैं चेक कर रहा था, बहुत सारे सवाल आज आए हुए हैं हिंदुस्तान जिंक को लेकर के। शाहिद जी का सवाल है, इन्होंने हिंदुस्तान जिंक के शेयर लिए हुए हैं 218 के, 617 शेयर हैं 218 के भाव पर। अब यहाँ पर यह है कि इसका OFS खुल गया है। सरकार जो है वो कंपनी के अंदर जो है करीब 2.5% हिस्सा जो है वो बेच रही है, और 505 रुपये के भाव पर ये OFS आज से खुल चुका है। आपको बता दें रिटेल निवेशक कल से इस FPO के अंदर, इस OFS के अंदर जो है वो बिड कर सकते हैं, बोली लगा सकते हैं, और करीब 10% के डिस्काउंट पर ये जो है फ्लोर प्राइस जो है 505 रुपये का ये तय किया गया है। कंपनी के शेयर में आज ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। सर क्या करना चाहिए अभी हिंदुस्तान जिंक के शेयर में? 0.8% नीचे शेयर, क्या जो जिनके पास है उनको OFS में भी ट्राई करना चाहिए क्या, 500 के आसपास, 505 के आसपास? और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान जिंक में? बिल्कुल, देखिए वही 500 रुपए का इसका बेस ही है, जो 505 का फ्लोर प्राइस है, तो वही इसका बेस है। अगर आज ये 520 के ऊपर सेटल हो जाता तो मैं मानता कि चलिए 520 का जो एक अच्छा डिमांड जोन था उसको उसने सस्टेन कर लिया, लेकिन नहीं कर पा रहा। तो अभी क्या करेगा, 500 रुपए जो उसका फ्लोर प्राइस है 505 इस OFS का, बिल्कुल वहां तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। वही 500 रुपए का बेस है, वो जोन को सस्टेन कर लेगा तो वहां आपको दोबारा खरीदारी का मौका मिलेगा। देखिए फंडामेंटल्स में कोई कंपनी के चेंज नहीं आया है, तो सरकार है, सरकार को तो बेचना ही है अपना माल, ऑब्वियस सी बात है। वो तो एक SEBI का मतलब गाइडलाइन है बेसिकली कंपनीज के लिए कि आपको एक सर्टेन लेवल तक ही आपके जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो रखनी है। जो 2.5% स्टिक सरकार अपना बेच रही है, तो अगर 520 के ऊपर निकलेगा तो अच्छी बात, नहीं तो 500 रुपए के पास आप बिल्कुल एक्यूमुलेट कीजिएगा। दोबारा आपको स्टॉक के अंदर बड़ी रैली देखने को मिलेगी, और आप पोजिशनली साल भर का व्यू लेके चलेंगे तो आपको 600 रुपए भाव भी देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट जरा ऑयल इंडिया पे बात कर लेते हैं। ऑयल इंडिया पे आज काफ़ी शानदार मूव, 6% ऊपर शेयर 524 525 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मुनाफे में जो है वो करीब 223% का इजाफा रहा है, और ये 640 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2,069 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। हालांकि आय में जो है वो गिरावट रही है 7.80% के आसपास, और ये 8816 से गिर करके 8136 पर आती हुई दिखाई दी है। सर ऑयल इंडिया के रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं, फंडामेंटली कंपनी कैसी लग रही है आपको, और चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं 524 525 के आसपास?
जी, तो देखिए हमारे इंडिया के रिजल्ट ठीक है। मैंने मैंने देखा था, मुझे लगता है इसका रिजल्ट बढ़िया है। कल ही एंटिसिपेट हो गया, तो स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव आने की तैयारी है। तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा ऑपरेशन रेवेन्यू में सिक्वेंशली एक डाउनफॉल देखने को मिला है। और अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्लैटिश है, लेकिन एक इबिडा में देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर एक ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो चीज स्टॉक प्राइस के अंदर डिस्काउंट होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये अभी एक्सेप्शनल आइटम अगर आप नहीं भी देखेंगे तो EBITDA बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वहां पर भी आपको एक अच्छी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली। बाजार में एक कंफ्यूजन रहा है इस चीज को लेकर के। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक ठाक रिजल्ट है। तो एक बेस बनता हुआ स्टॉक में कहीं दिखाई दिया है करीब 460 के आसपास। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल 460 के आसपास का बेस है, तो बिल्कुल स्टॉक के अंदर एक रैली आ सकती है। लेकिन ये रैली लिमिटेड होगी, 580 रुपए के भाव तक ही ये रैली बनती है। 580 के ऊपर चलने के लिए इसको थोड़ा और ताकत लगेगी। तो 580 के ऊपर 2-4 दिन सस्टेन करे, तब आप फर्दर इसको होल्ड कीजिएगा। 580 के ऊपर निकलेगा तो अपना प्रीवियस हाई तोड़ेगा ये 467 का। आपको 900 रुपए के टारगेट आपको पोजिशनली 2 क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, चलिए अब इसी के साथ हम अपने बजिंग सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। तो आज चारों तरफ जो है वो एक्शन ही एक्शन देखने को मिल रहा है। बाजार में रिकवरी है और आईपीओ बाजार में भी लगातार हलचल देखने को मिल रही है। आज से खुल गया है स्विगी का भी आईपीओ, लेकिन कल से जो आईपीओ खुला हुआ है उस पर भी जरा हम बातचीत कर लेते हैं। सेगलिटी इंडिया को के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और हमारे साथ रमेश गोपालन जी मौजूद हैं, हमारे साथ जो कि एमडी और ग्रुप सीईओ हैं। हमारे साथ सार्वभौमन दोरास्वामी श्रीनिवासन जी मौजूद हैं, ग्रुप सीएफओ सेगलिटी इंडिया के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपका जो आईपीओ आया हुआ है सर, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप लोगों से चर्चा शुरू करें सर। उससे पहले जरा हमारे साथ हमारे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं, उनसे जरा ये समझ लेते हैं कि आपकी कंपनी क्या कुछ कर रही है, किस तरह का रिस्पांस अभी तक मिल रहा है। तो सीधे चलते हैं शौर्य के पास। शौर्य, क्या कुछ अपडेट है? कल से आईपीओ खुला हुआ है, आज बाजार की रौनक का असर भी क्या आईपीओ के सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल रहा है? जी, अभी अगर सेगलिटी इंडिया की बात करें सब्सक्रिप्शन पर, तो वो 40% के आसपास बढ़ चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया है और एम्प्लॉय भी जो है 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। ग्रे मार्केट में हालांकि प्रीमियम खत्म हो चुका है, लेकिन वो सेंटीमेंट के साथ चेंज होता रहता है। कंपनी के बिजनेस पे अगर नज़र डालें तो कंपनी इंश्योरेंस को और जो मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, कंपनी है, उनको फैसिलिटेट कराती है पूरा ट्रांसफर्स, और उनका जो बीच का ऑपरेशंस होते हैं पेमेंट का, उनको हेल्प करती है। बाकी मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट से आते हैं कि पूरा डिटेल में क्या बिजनेस है। बिल्कुल पूरी डिटेल लेते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ। रमेश सर, आपसे जो है शुरुआत करना चाहेंगे और चाहेंगे कि अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर हैं, जो निवेशक आपके भविष्य के हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा बताइए। आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए आप सोल्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सोल्यूशन देते हैं, किस तरीके से कामकाज करते हैं, क्या आपका मॉडल है बिजनेस का, वो रमेश सर अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें तो। श्योर। जैसे शौर्य ने बताया थे, हम लोग जो यूएस में पेयर्स कहते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो व्हाट वी डू फॉर देम इज बेसिक ऑपरेशनल सर्विसेज। मान लीजिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मेंबर्स को एनरोल करना होता है, उसके बाद क्लेम्स एडजुडिकेट करना होता है, वो सब में हम लोग क्लाइंट्स को मदद करते हैं। तो वी डू दिस बोथ थ्रू सर्विसेज एज वेल एज थ्रू टेक्नोलॉजी। So we provide technology-based solutions and services. Similarly, we also work for providers. Providers का मतलब hospitals, health systems, lab companies, radiology companies, ये सब के लिए भी हम लोग support करते हैं. Again, we support them in their operational functions. We also support them in collecting cash from insurances and so on. And so the work that we do is everyday operational work. So it's a very predictable source of revenue for us. Okay. जी
सर चलिए अगर हम आपके आईपीओ पर नजर डालें तो पूरा ही आपका आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, लेकिन अगर आपके वैसे बुक्स को देखें तो आपके पास 370 करोड़ का कैश है। उसके अलावा आपके पास अगर ऑपरेटिंग कैश जितना आ रहा है उतने आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, मतलब अगर लेटेस्ट फिगर देखें तो आपका कैश फ्लो ऑपरेशन और इन्वेस्टिंग में बराबर है। तो क्या आपको लगता है कि बिना पैसा रेस करे आप इतने इनफ बफर में हैं कि आसानी से कैपिटल एक्सपेंशन कर सके? जरूर, जरा बैकग्राउंड देते हैं आपको। एक कंपनी जो है सिजिलिटी, 3 साल पुरानी कंपनी है। सिजिलिटी वाज क्रिएटेड आउट ऑफ अ कार्व आउट, जो हिंदुजा ग्लोबल का हेल्थ केयर डिविजन था, उसको खरीद के सिजिलिटी बनाया गया। जब ये खरीदारी हुई, इट वाज अ लेवरेज बायआउट जिसमें डेट और इक्विटी दोनों डाले गए थे। तो अभी आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो डेट तो बहुत कम हो गया। तो अब तक जो कैश फ्लो आप कैश फ्लो की बात कर रहे हैं उसमें डेट रिपेमेंट और इंटरेस्ट सर्विसिंग में फाइनेंसिंग कैश फ्लोस आप दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे से जस्ट डेट तो सिर्फ 110 मिलियन यानी कि 900 करोड़ बचा हुआ है। तो इसलिए फाइनेंसिंग कैश फ्लोस उतना ज़्यादा नहीं होगा। और अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा जाए तो हम लोग का ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY24 में करीब 117 मिलियन था, तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ प्लस। तो उसमें से कैपेक्स निकालने के बाद भी करीब 800 करोड़ फ्री कैश फ्लो था। तो इनफ कैश फ्लो जनरेट करते हैं ऑर्गेनिकली। तो कंपनी को फाइनेंसिंग के लिए आईपीओ में कैश नहीं ऑफर नहीं रेज कर रहे हैं, तो सिर्फ OFS। बिल्कुल सर। श्रीनिवासन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका की जो कंपनी है वो मेनली जो है वो यूएस में है। क्या इन फ्यूचर जो है आपका कोई प्लान है इंडिया में एक्सपेंशन करने का, और अमेरिका को चुनने की कोई खास वजह रही क्या? यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, 4.7 ट्रिलियन जीडीपी, और यूएस मार्केट अभी इंडिया को जीडीपी की सिर्फ ऊपर है। तो बहुत huge market, and the market potential is very, very high. Okay. So even if we tap the US market, we will have a lot more opportunities, and our revenue sizes compared to the market size, we are very small. So we have a lot of runway in our existing clients in the entire market. So I don't think we will be moving out of the US market in the near term. जी श्रीनिवासन सर, मेरा क्वेश्चन आपके रेवेन्यू और कॉस्ट को लेकर। अगर आपके रेवेन्यू पर नजर डालें तो FY 22 से 23 में काफी जंप देखने को मिला था, 944 करोड़ से 4200 करोड़ के ऊपर। फिर FY 24 में मतलब इतना इंक्रीज नहीं दिखा। तो रेवेन्यू को है कि FY 23 में ऐसा क्या हुआ कि जंप देखने को मिला? और उसके बाद हम प्रॉफिट्स पे आए तो प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, इवन रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिखी। तो एक आपने रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, दूसरा कॉस्ट को कम करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं जो आपके प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं डिस्पाइट नॉट दैट मच इंक्रीज इन रेवेन्यूज? No, see, FY 22-23, yeah, Ramesh, sorry, go ahead. जी नहीं, जस्ट वन क्लैरिफिकेशन। जो ये कार्ड जो हुई थी वो जनवरी 6, 2022 में हुई थी जी। तो आप जो FY 23 की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 3 महीने का रिजल्ट है जी। तो पूरा फुल ईयर का रिजल्ट नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि 4 गुना बढ़ा है, लेकिन 4 गुना नहीं बढ़ा है। FY 23 का 22 का नंबर सिर्फ 3 महीने का है, FY 23 फुल ईयर का है। तो इसलिए आपको कंपैरिजन में ठीक नहीं लग रहा आपको जी। और सर प्रॉफिट को कैसे देखें, मतलब आपके कॉस्ट वाइज देखें तो प्रॉफिट फिर भी बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। तो आपने कॉस्ट को कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं? देखिए, हम लोग का एबिटा मार्जिन बहुत कंसिस्टेंट है। तो 23 to 25% एबिटा मार्जिन हर साल होते आ रहे हैं। तो जो आप प्रॉफिट का बात कर रहे हैं वो PAT है। तो डेट सर्विसिंग और इंटरेस्ट के बाद जो आ रहा है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। लेकिन टैक्स की वजह से ज़रा सा फ्लक्चुएशन होता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी बड़ा हुआ लग रहा है। लेकिन आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 23 और 25% के बीच में जी। Just to add on, Ramesh, in Q1 we had share appreciation rights provision. That is a non-cash and a non-liability for the company. The senior leadership have got share appreciation rights with our parent company, Sagility BV, and it will be directly settled by the parent company to the employees. So, though the entry flows through the books because we are employees of Sagility India, it is not an expense or a liability for the company. That should be adjusted for
in our Q1 results. That's why you will see that the Q1 numbers are slightly lower. Otherwise, it's consistently at about 25% EBITDA. जी सर। चलिए, अब आज की आप लोग काफ़ी बिजी हैं मुझे बताया जा रहा है, तो आप आज की बातचीत जो है यहाँ पे रोकने से पहले मैं यही जानना चाहूँगा सर कि क्या मन में कोई घबराहट थी, क्योंकि जब आप लोगों ने प्लान किया होगा अपना आईपीओ उस समय मार्केट बुलिश था, हर रेट पर लोग खरीदने को तैयार थे आईपीओ, लेकिन जब एक्चुअली आपका आईपीओ आने का टाइम आया तब हम देख रहे हैं कि मार्केट भी काफ़ी बीच में डाउन हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपीओस को जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब जो है वो रिटेल हिस्सा सब्सक्राइब ही नहीं हो पाया। तो जब आप लोगों का आईपीओ शुरू हुआ कल से, तो क्या मन में कोई घबराहट थी, पता नहीं रिस्पांस कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, कोई सिचुएशन क्या मन में चल रहा है सर आप लोगों के? नॉट रियली। अब जैसे शौर्य जी ने बताया था कि रिटेल बुक तो अभी 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और if you look at our anchor book, we have some very well-known investors who invested in the company. So we are very confident that investors will see a lot of value in investing in Sagility. चलिए सर, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका भी और श्रीनिवासन सर आपका भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अब जब आप लोगों की लिस्टिंग होगी तब आप लोगों से एक बार फिर से और डिटेल में बातचीत करेंगे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान को लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके इन्वेस्टर हैं या फिर होने वाले इन्वेस्टर हैं उनके काफ़ी अच्छे पैसे बने और आप लोगों की काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हो। इन्हीं कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए हमारे साथ अब सीधे चलते हैं, हमारे साथ लगातार हमारे आज के खास मेहमान शरद मिश्रा जी बने हुए हैं। शरद जी, अभी आपने बातचीत सुनी मैनेजमेंट को लेकर के सजिलिटी इंडिया के, क्या कुछ आपने अध्ययन किया है सजिलिटी के बारे में और क्या कहना है हमारे दर्शकों को, क्या इसमें पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए अभी के लिए? जी, तो देखिए ये पर्टिकुलर जो जिस तरह का ये बिजनेस है यूएस हेल्थ केयर मार्केट, अगर आप देखिए तो 2 प्राइमरी एंटिटीज हैं, केयर फाइनेंसिंग और केयर डिलीवरी। बेसिकली हेल्थ केयर प्लेयर्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं। तो ये जो बेसिकली मार्केट है ये काफी अच्छा ट्रैक्शन मान करके चला जा रहा है। $60.8 ट्रिलियन के आसपास का बाजार है 2023 में, 2028 तक मान के चला जा रहा है 21 ट्रिलियन के आसपास का ये बाजार होना चाहिए। नाउ अब अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो मुझे केवल एक ही चीज, बाकी सब ठीक है, मुझे केवल सबसे ज्यादा केवल एक ही चीज दिखती है कि साहब कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो ये पैसा रेज कर रहे हैं वो जो है सीधे सीधे प्रोमोटर ही अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। तो फर्दर ये समझने की जरूरत है कि बिजनेस में किस तरह से उस पैसे को रूट किया जाएगा। जो शौर्य ने भी सवाल पूछा कि साहब क्या किधर पैसा जो आ रहा है पैसा वो किधर उस आप फर्दर बिजनेस में कैसे लगाने वाले, क्योंकि रेवेन्यू आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और असेट भी आपके अच्छे खासे हैं, करीब 10,300 करोड़ 400 करोड़ के आसपास का आपका असेट है, रिजर्व भी आपका अच्छा खासा है। तो उसी रिजर्व के पैसे को आप डालने वाले हो बिजनेस के अंदर, आपको फर्दर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो बाजार अच्छा है जिस बाजार में काम करते हैं बिल्कुल, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा बिजनेस को सब लोगों को थोड़ा कम बिजनेस से समझ में आएगा। तो ये भी जरूरी है कि इन्वेस्टर्स इस बिजनेस को समझें। मुझे लगता है कि अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पर होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक मैं चलिए ये बात डिस्काउंट करता हूँ कि केवल जो है ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर अपनी सेलिंग अपना जो है पैसा इसके अंदर निकाल रहे हैं, तो इवन देन मुझे लगता है कि एक बार अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा बिजनेस है और यहाँ पर लिस्टिंग गेन भी आपको मिलने की संभावना है। लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है जरा सजिलिटी के अंदर, ऐसा शरद जी मान रहे हैं। लेकिन बाकी ब्रोकर क्या कह रहे हैं जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा फटाफट। बाकी ब्रोकर अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं कि कॉशन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ का कहना है कि अप्लाई तो कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से SBI सिक्योरिटीज़ अवॉइड की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक बॉक्स का कहना है कि बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं, और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का मानना ये है कि अवॉइड करें तो जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, लेकिन शरद जी के का मानना ये है कि आप हल्के लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं, और आज से एक IPO खुला हुआ है जो कि हमारे आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, और वो है स्विगी का IPO। तो स्विगी के IPO पे ज़रा नज़र डालते हैं, शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य बताइए क्या कुछ कह रहे हैं नंबर्स, और अभी तक का रिस्पांस कैसा है? जी बिल्कुल, अगर आज बात करें तो वो दोबारा IPO डिटेल्स दे देते हैं स्विगी की। स्विगी का IPO जो है वो 8 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 371 से 390 का। कंपनी 11,300 करोड़ से ज़्यादा उठाने को देख रही है, जिसमें 4,499 करोड़ फ्रेश इशू है,
बाकी है ऑफर फॉर सेल। सब्सक्रिप्शन में अभी केवल 9% ये बढ़ता हुआ नजर आया है, और अगर हम जीएमपी पर नजर डालें तो वो 12 रुपये का चल रहा है। अगर स्विगी के फंडामेंटल्स देखें तो वो सिंपल सा मतलब है स्विगी वर्सेस जोमेटो, क्योंकि सब कंपैरिजन के फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। अगर आप यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें, जिससे कहते हैं कि फूड डिलीवरी कैसी हो रही है, तो उसके अगर देखिए हम स्विगी का फूड डिलीवरी यूनिट इकोनॉमिक्स कैसी है, तो आप देखेंगे स्विगी के ऑर्डर्स जोमेटो से कम है। टोटल ऑर्डर्स जो है वो जोमेटो के ज़्यादा है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी जो है वो जोमेटो की ज़्यादा निकल के आई है, लेकिन जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है कि एक एवरेज पे कितना ज़्यादा देते हैं वो बराबर है। और इस वजह से जो यूनिट इकोनॉमिक्स स्विगी की है, आप देखिए स्क्रीन पे आ गया है, आप देखेंगे कि ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो स्विगी का कम है जोमेटो के मुकाबले फूड डिलीवरी से। अब इसका अगर हम क्विक कॉमर्स पे जाए, जिसमें आते हैं इंस्टामार्ट और जोमेटो, उसके टेबल आपके सामने, तो वहां भी आप देखेंगे कि जोमेटो ज़्यादा अच्छा है। ये तो हो गया आपके रेवेन्यूज की वजह से, देख सकते हैं जोमेटो का रेवेन्यू ज़्यादा है, मार्केट से ज़्यादा है। पर अब बात करते हैं कॉस्ट की, कि जोमेटो प्रॉफिटेबल है और स्विगी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। अगर आप स्विगी के कॉस्ट पे नजर डालें तो आप देखेंगे कि सारी जो कॉस्ट आइटम है, अगर आप इसे रेवेन्यू के परसेंट में देखेंगे, घटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अगर एक बहुत बड़ी कॉस्ट है अदर्स, और जो अदर्स कॉस्ट है यही डिफ्रेंशिएट करता है जोमेटो में और स्विगी में, क्योंकि स्विगी सारी कंपनियों को कंबाइन करके चला रहे हैं, तो उनको टेक्नोलॉजीज पे काफी खर्च करना पड़ता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसकी अपफ्रंट कॉस्ट होती है जिसका बाद में बेनिफिट मिलता है, इसलिए काफी बड़ा कंपोनेंट है स्विगी की कॉस्ट का। अगर हम जोमेटो पर नजर डालेंगे तो कॉस्ट की अगर बात करें तो ऐसा लगेगा स्विगी की कॉस्ट सिचुएशन जोमेटो से एक्चुअली बेटर है। सारे कॉस्ट का परसेंटेज देखिए रेवेन्यू के टर्म्स के मुकाबले जोमेटो का कम आ रहा है, और अदर्स बहुत कम है, क्योंकि ये जोमेटो जो है सारी कंपनियों को अलग अलग चलाने को देख रहा है, सारे डिविजन्स को, बल्कि स्विगी कंबाइन करने को। तो मार्केट में ऐसा माना जा रहा है, या इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि एक जब साइज बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो हो सकता है स्विगी में प्रॉफिट आता हुआ दिखे, और दूसरा जो कंबाइन करके एक अपफ्रंट कॉस्ट है उसका आगे आने वाले समय में सिनर्जी देखेगी। तो ये दो पॉइंट है जो इन्वेस्टर्स मान रहे हैं कि जिस वजह से स्विगी आगे प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आ सकता है। अच्छा, तो अभी के लिए तो फिलहाल के लिए जोमेटो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आपने जो एनालिसिस अभी प्रस्तुत किया है, क्यों शौर्य? जी, अभी के हिसाब से देखिए करंट पोजीशन से, क्योंकि जोमेटो का मार्केट शेयर ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, कस्टमर सब ज़्यादा है, तो ग्रॉस ऑर्डर, तो उस वजह से जोमेटो को थोड़ा स्लाइट एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि आज जोमेटो के शेयर में काफ़ी शानदार तेज़ी है। करीब 5% ऊपर जोमेटो का शेयर 253 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ, क्योंकि सीधा कंपैरिजन हर जो है तमाम लोग ये कर रहे हैं, और शौर्य ने भी यहाँ पर करके आप लोगों को दिखाया कि अदर इनकम जो है इनकी वो काफ़ी अदर जो खर्चे हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा हैं स्विगी के। तो ज़रा ब्रोकर्स की राय एक बार फिर से ज़रा दिखा दीजिएगा इसको। अभी अब हम बातचीत करेंगे शरद जी से, तब इसको एक बार जो है फिर से इसका एनालिसिस करते हैं। KR चौकसी करें सब्सक्राइब करें, SBI सिक्योरिटीज़ करें सब्सक्राइब करें, और लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य का कर रहा है सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो अवॉइड करें या ना करें तो कर सकते हैं, लेकिन सैमको सिक्योरिटीज़ अवॉइड है, आदित्य बिरला मनी भी अवॉइड की सलाह दे रहा है। लेकिन शरद जी क्या कह रहे हैं उसके लिए चलना पड़ेगा शरद जी के पास। शरद जी, आपने भी काफ़ी अध्ययन किया होगा, स्विगी के IPO को लेकर के बड़ी चर्चा का विषय था, और आखिरकार वो दिन आ गया जब इसका जो है IPO जो है आज से खुल चुका है। आपकी टिप्पणी क्या होगी स्विगी का IPO पर? तो देखिए, क्विक कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ा बज़वर्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो है एक्सपेंशन, ग्रोथ, रीच, और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि आप किस तरह से क्लाइंट को पहुंचते हैं, क्या क्लाइंट बेस को केटर करते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट आपके पास है, और कितना आप कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा है। तो ये सारी चीजों को देख करके ही देखिए, यहाँ अगर आप स्विगी को भी देखिए तो करीब जहां मैं देख पा रहा हूँ 836 करोड़ रुपया बुक में है कैश में, तो जोमेटो के पास कहीं ज्यादा है, पैसा अच्छा खासा है, यहाँ 5000 करोड़ के आसपास और स्विगी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी होगी, यहाँ पर एक्विजिशंस भी होंगे, इंडस्ट्री बहुत लिक्विडेटिव है। अगर आप क्विक कॉमर्स को देखें तो इंडस्ट्री बहुत लिक्विडेटिव है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आप कॉस्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट देखें तो स्विगी के लेवल पर अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं डेवलप हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस इज हाई। तो वहां पर क्या होगा, बिल्कुल उस तरह के मार्जिन्स नहीं सस्टेन होंगे लंबे समय में, और ग्रोथ नहीं आएगी जैसे कि जोमेटो के अंदर। इसका मतलब ये बिल्कुल रूल आउट नहीं करना चाहिए कि आने वाले समय में भी नहीं आएगी, आने वाले सालों में भी नहीं आएगी। तो लेकिन ये है कि अभी कंपैरिजन अभी के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि अभी जो पल रहा है कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो जोमेटो की ज्यादा है। तो जोमेटो को ज्यादा अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पर, और बाजार में जोमेटो के लिए ज्यादा बायस रहेंगे। मुझे भी लगता है 360 का टारगेट जोमेटो का बनता है।
तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है अगर कोई 6 महीने का व्यू लेके चले तो 360 तक का लेवल मिलेगा। लेकिन स्विगी पर भी मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहिए और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक ऐसा है जिसको बिल्कुल लिस्टिंग डे के लिए नहीं रखना चाहिए। आप ले रहे हैं तो फिर लेके कम से कम साल भर का मौका दीजिए, मैनेजमेंट को कुछ करने का मौका दीजिए, तो वो बिल्कुल आपके स्टॉक प्राइस में एक अच्छा प्रेसिशन देखने को मिलेगा। अच्छा, एक ही ऑप्शन हो सर कि या फिर स्विगी के आईपीओ में पैसे लगा दें, जो भी 14,000 के आसपास लगेंगे अगर एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, 14-15 हज़ार, या फिर अगर हम जोमेटो में 12-13 हज़ार रुपये लगा दें। आपके पास ये दो विकल्प मौजूद हों तो आप पहले किसे चुनेंगे? जी, तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं बिल्कुल पहले स्विगी को चुनूंगा, जोमेटो को नहीं चुनूंगा। उसका रीजन है कि देखिए जोमेटो का यहाँ पर क्या है कि काफी कुछ चीजें आउट हैं, सब कुछ हमारे डोमेन में है, सब कुछ नॉलेज में है। स्विगी के लिए चीजें अभी क्लियर होकर के आ रही, भी मैनेजमेंट डिस्कशंस होंगे, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स निकल के आएंगे। तो देखिए ये सारी चीजों पे स्टॉक रिएक्ट करता है, लिस्टिंग से पहले, लिस्टिंग के बाद। तो वहां पर क्या होता है, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। आपने प्रीमियर एनर्जी और जगवेरा जैसे आईपीओ में देखा है, तो बिल्कुल एक रिस्क प्रीमियम अगर किसी के अंदर भी पे करने की एक वो है, एपेटाइट है, तो बिल्कुल मुझे लगता है स्विगी की तरफ जाना चाहिए, उसको उसमें पैसा डालना चाहिए। तो स्विगी की तरफ जाना चाहिए, लिस्टिंग गेन की खाली लालच में नहीं जाना चाहिए। मानना है यहाँ पर शरद जी का कि थोड़ा लंबा नज़रिया रखें आप यहाँ पर, और वहाँ पर आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। जोमेटो भी हमने देखा था लिस्टिंग के बाद जो है बहुत सारे कंसर्न वैल्यूएशन को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के उठे थे, और उसके बाद से कंपनी ने अपनी जो है अपने आप को मुनाफे में लेकर के आई कंपनी। और एक समय बात होती थी कि टोमेटो लें या जोमेटो 50 रुपये के आसपास आ गया था, 50 रुपये के, और वहाँ से जो इसने एक तरीके से जंप किया जोमेटो ने, वो अपने आप में एक कहानी है। तो यहाँ पर भी ऐसी उम्मीदें शरद जी का मानना है कि स्विगी भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर इन दो में से चुनना हो तो फिर चुनना होगा जोमेटो और स्विगी में से स्विगी के आईपीओ में पैसे लगाने को। सर अगर इन दो में से, दो आईपीओ में से चुनना हो, तो अगर एक ही आईपीओ में लगाने के लिए पैसा हो तो सजिलिटी या फिर स्विगी, इन दो में से किस पर ज़्यादा? स्विगी, तब भी स्विगी? बिल्कुल स्विगी। देखिए मैं बताऊं एक बात और रीजन है, आपने देखा ब्रोकरेज रिपोर्ट कह रहे जो धंधा समझ में ना आए उसमें पैसा कैसे डालें। तो क्या है, देखिए बिल्कुल जो बहुत डीप डाइव करेगा वही जो है इनके बिजनेस को समझ पाएगा। अदरवाइज आप देखेंगे तो सैनिटी के बिजनेस को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, इस वजह से स्विगी के बिजनेस को देखिए हम लोग अच्छे से समझते हैं, सैनिटी के बिजनेस को समझते नहीं है। तो बिल्कुल स्विगी के ऊपर ज्यादा बिल्कुल एप्लीकेशन भी ज्यादा आएंगी, और वहां पर जिस तरह का मैनेजमेंट गाइडेंस देगा, जिस तरह के रिजल्ट आएंगे, मुझे लगता है अगले क्वार्टर के बिल्कुल वो सब चीजें डिस्काउंट होंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास दोनों आईपीओ में पैसे लगाने के लिए हैं, दोनों में लगाइए, और लिस्टिंग गेन थोड़ा बहुत मिल सकता है सजिलिटी में, ये शरद जी का मानना है। लेकिन अगर स्विगी में पैसे लगा रहे हैं तो थोड़ा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। इन दो में से सिर्फ एक आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं, तो एक ही विकल्प है आपके पास, फिर वो स्विगी में आप पैसे लगा दीजिए। ये फिलहाल मानना है शरद जी का। शौर्य, और आगे क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, आज एक और आईपीओ भी खुला है, एक्मे सोलर होल्डिंग्स। उसमें अगर नजर डालें तो सब्सक्रिप्शन कंपैरेटिवली थोड़े बेटर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी 30% बढ़ चुका है आज पहले ही दिन। वहाँ पे ग्रे मार्केट में नजर डालें तो ग्रे मार्केट वहाँ चल रहा है 3% का, हालांकि भी कुछ दिन पहले 10% का था। तो उस हिसाब से एक्मे में ग्रे मार्केट गिरा है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स वाइज देखे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलते हुए नजर आ रहा है एक्मे में स्विगी के मुकाबले। एक्मे में अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपके मन में कुछ थोड़ी बहुत आशंका दुविधा है मैं कि कंपनी कैसे क्या काम करती है, तो कल हमारे साथ जुड़ जाइएगा। कल कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद हो, तो कारोबार को समझने में आपको मदद मिलेगी। एसबीआई सिक्योरिटीज़ कह रहा है लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ का ही मानना है लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट भी कह रहा है लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए। और अरिहंत कैपिटल का ही मानना है सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस काफ़ी हद तक एक मत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम से कम सब्सक्राइब की सलाह सबकी यहाँ पर निकल करके आती हुई। एक्मे सोलर होल्डिंग, सर सोलर वर्ड जहाँ आता है वहाँ पर अभी के माहौल में एक वैसे भी थोड़ा सा एक माहौल बन जाता है, तो आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या आज से ही खुला हुआ है? अगर आपने डिटेल पढ़ी हो तो मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी हो जाए सर इस पर। जी, तो देखिए जैसा कंपनी का RSDP दिखा रहा है कि लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, ठीक है, नॉन फॉसिल एनर्जी में। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल इसी चीज का ये, और ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा है, 455 मेगावाट कैपेसिटी ऑलरेडी इंडिया की हो गई है।
तो देखिए बेहतरीन यहाँ पर कैपेसिटी एडिशंस हैं, और ये ऐसा सेक्टर है नॉन फॉसिल एनर्जी जहाँ पर देखिए बिल्कुल ग्रोथ अगले कई सालों में आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो देखिए, लेकिन मैं एक दो चीजें कंपनी के बारे में समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर पैट में एक जबरदस्त डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। बहुत ही अनकंसिस्टेंट नंबर्स हैं, इनकंसिस्टेंट नंबर्स हैं 2022 के बाद से, पिछले 2 साल 3 साल के अंदर। ये एक बात समझने की जरूरत है। और जो रिजर्व्स इन सरप्लस है वो अच्छा खासा ऑलरेडी 1800-1900 करोड़ के आसपास, 1800 करोड़ के आसपास का है। तो वो पैसे को कहाँ ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे आगे के प्लान है कि पैसा पड़ा ही रहेगा, तो ये सब समझने वाली बात है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो जरूर एक बार पढ़ करके या डिस्कस करके समझ में आएंगे, इसके बाद ही इसके ऊपर कॉल लिया जा सकता है। और प्राइमा फेसी अगर आप देखें, चूंकि कंपनी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के सेगमेंट में जो ये क्लेम करती है, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अच्छा होगा, नो डाउट लिस्टिंग भी अच्छी होगी। ये लेकिन कुछ एक सवाल है जो बिल्कुल मैनेजमेंट से पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल। तो सर कल का आप भी अगर समय मिले आपको तो कल का कार्यक्रम आप देखिएगा, कोशिश करेंगे हम मैनेजमेंट को लेकर के आने की। तो फिलहाल के जो अभी संकेत शुरुआती मिल रहे हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एक्मे में, जैसा कि शरद जी का मानना है। लेकिन हाँ, कुछ एक सवाल उनके मन में हैं, तो अगर आपके मन में भी हैं कुछ सवाल तो आज वेट कर लीजिए एक दिन का, एक दिन के बाद लगा लीजिएगा पैसे, तब तक माहौल भी पता लग जाएगा कि बाजार सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ग्रे मार्केट में प्रीमियम बढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस आधार पे आप कल भी अप्लाई कर सकते हैं, कल का शो भी आप कार्यक्रम देख लीजिए। तो फिलहाल कुछ एक सवाल हैं आईपीओ बाज़ार को लेकर के, उस पर एक दो सवाल फटाफट ले लेते हैं, हालांकि समय नहीं है। लेकिन सर हुंडई पे अभी भी लोगों के सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, पोजीशन लोगों की फंसी हुई है। आपकी सलाह क्या रहेगी, आखिर में कब आएगी रिकवरी हुंडई को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? अभी क्या होल्ड करें जो लोग अभी भी आईपीओ को होल्ड कर रहे हैं, या फिर एग्जिट करना चाहिए? तो देखिए, लास्ट टाइम जो डिस्कस हुआ तो मैंने बोला 1750 का ही लो बना था, तो मैंने कहा देखिए उसी को लो को बना करके आप अपना होल्ड कीजिए स्टॉक को। तो बिल्कुल अब निकलने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने उस वक्त नहीं बेचा, लिस्टिंग के दिन नहीं बेचा, आपने सब्सक्राइब कर लिया, सब कुछ जानने के बाद भी, लिस्टिंग के बाद भी नहीं बेचा, तो आप इसको होल्ड कर लीजिए। आप स्टॉप लॉस डाल लीजिए 1753 का, या आप स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए। फॉर दैट मैटर आप इसी वीक का लो जो है वो रिवाइज, स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, दैट इज समवेयर अराउंड 1790। उसके नीचे खिसक जाए जरूर बेच दीजिएगा, फिर बिल्कुल एफिनिटी मत रखिएगा। कोई भी टेक्निकल पुल बैक अब आएगा तो वो आपको 1960-1965 रुपए तक लेकर के जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तभी इसके अंदर स्ट्रेंथ बनेगी। थोड़ा सा समय लग सकता है, रिजल्ट आने दीजिए कंपनी के अगले क्वार्टर के, उसके बाद ही अब जो होना होगा होगा। ठीक है सर। एक सर वारी एनर्जी को लेकर के बहुत लोगों के सवाल रहते हैं, अच्छा मुनाफा यहाँ पर वारी जी 27 तारीख को इसका रिजल्ट है। हाँ, 27 नवंबर को रिजल्ट है हुंडई का, आने दीजिए, इसके बाद ही डिस्कस कीजिए। जी। दूसरा सर, ये वारी एनर्जीज में क्या हो गया? बहुत लोगों को लग रहा था 18-19 पे रुक जाएगा, लेकिन ये तो चलता ही जा रहा, आज भी 5.5% ऊपर है और इसकी तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब 3600 के ऊपर पहुंच गया है। जिन लोगों ने एग्जिट किया वो लोग कह रहे हैं आप लोगों ने एग्जिट की सलाह क्यों दे दी, हमारे जो लॉस, हमको इतना नुकसान हो गया। आपकी सलाह क्या रहेगी, वारी एनर्जीज में अभी और कितनी पावर बाकी है? देखिए, आप समझिए जब प्रीमियर एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस किया था तो सिमिलर बिजनेस मॉडल है। यहाँ देखिए सोलर पीवी मॉड्यूल्स कंपनी बनाती है, अच्छी कैपेसिटी है कंपनी की। तो यहाँ पर आप देखिए ये बिल्कुल वैसा ही कुछ मॉडल है कंपनी का। और इस मॉडल के अंदर देखिए बिल्कुल जो भी कंपनी जिस पर्टिकुलर बिजनेस में काम कर रही है वहां पर आने वाले रेवेन्यू प्रोजेक्शंस बहुत हाई है। आने वाले सालों में रेवेन्यू विजिबिलिटी है, प्रोजेक्शंस है, बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है कि सरकार का विजन ही वही है। तो देखिए लार्जेस्ट अगर सोलर पीवी मॉड्यूल देखें, लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है कंपनी। अच्छा खासा एसेट बेस है कंपनी का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बेहतरीन क्लॉक कर रही है। तो मुझे लगता है बिल्कुल इसकी लिस्टिंग अच्छी होनी थी। और ये सारी चीजें देखिए पूरे सेक्टर के अंदर रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। और जिस सेक्टर पे भी सरकार का फोकस होता है, आपने देखा है वहां पर किस तरह के वैल्यूएशन उभर करके आते हैं। तो ये देखिएगा बिल्कुल वारी एनर्जी, मुझे लगता है बिल्कुल अभी 3600 भाव तो नहीं प्रेडिक्ट किया सकता कहां तक जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल अब जिस जोन में ये ट्रेड कर रहा है, अब आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। आज ही का डे लो 3440, आज ट्रम्प साहब जीते हैं तो आज ही का डे लो डाल लीजिए। आज बाजार में रिकवरी भी है तो 3440 का लो रख लीजिए, स्टॉप लॉस रख लीजिए और बने रहिए। तो उसके नीचे खिसक जाए तो बेच दीजिएगा। मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत मैं प्रोजेक्ट कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूँ, लगता है 4400 रुपए तक बिल्कुल जा सकता है।
चलिए ठीक है सर, एक सवाल और बहुत देर से वंशिका जी परेशान है। सीजल के ऊपर CEIGALL जो है इसमें इन्होंने निवेश किया हुआ है सर, और ये कह रही हैं कि IPO के समय से अब मेरे पास पड़े हुए हैं, नीचे गिरता ही जा रहा है, क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए या होल्ड करें? हालांकि कह रही हैं 9 से 12 महीने तक वेट कर सकते हैं, लेकिन जो उस तरीके से सेंटिमेंट यहाँ ख़राब हुआ है, क्या करें सर? जी, तो देखिए जब सीगल इंडिया का IPO आया था उस दौरान भी डिस्कशन हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंजप्शन कंपनी में थोड़ा सा आप मत बने रहिए। यहाँ पर क्या है, आप देखिए इन कंपनीज को पैसा मत दीजिए, आप वहां दीजिए जहां बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन हैं, जहां से टॉप लाइन विजिबिलिटी, मार्जिन विजिबिलिटी है। तो बट कोई बात नहीं, अगर आपने ले लिया तो उसको कहने का कोई मतलब नहीं है। देखिए मुझे लगता है जो इसमें गिरावट है डेलो के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के दिन जब सब स्टॉक को ऊपर होना चाहिए था, तब आज भी ये कहीं स्टॉक गया नहीं है, एक इंडिसीजन कैंडल बना के घूम रहा है, मतलब ये और भी लो बनाएगा। काट दीजिए सौदा, छोड़ दीजिए इसको, जो पैसा है उसको अच्छे स्टॉक्स में डाल लीजिए। अगर आप अच्छे खासे स्टॉक देखिए आपसे डिस्कस हुए आज ही की डेट में, उन्हीं किसी स्टॉक में डाल लीजिए, बने रहिए, तो जो भी आपका नुकसान हुआ है सब कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो फिलहाल इसी के साथ जो हमारे खास सेगमेंट वाह क्या IPO है को यहीं पर समाप्त करते हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह क्या IPO है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे एक और आखिरी सेगमेंट का और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट का, जिसका नाम है चुन चुन के का। चुन चुन के खास पेशकश हमारी, और लंबे अरसे बाद ऐसा दिन देखने को मिल रहा है कि बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर हो, और उस समय चुन चुन के शेयर पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। सर, हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है कि जब आप दिन की ऊंचाई पर खड़े होकर के कोई शेयर रिकमेंड करते हैं, ऊपर से फिसलने का डर रहता है, लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट को सुनने के लिए जब इतने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ आए होंगे। क्या कुछ सलाह देंगे सर इस तरह के बाज़ार में? और अभी भी आपको सुनने के लिए करीब 1100 से ज़्यादा लोग जो है वो बने हुए हैं, तो ये 1.5 घंटे के कार्यक्रम के बावजूद तो ये दिखाता है कि आपकी किस तरह की फ़ैन फॉलोइंग जो है वो देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे सर आज की रिकवरी पे, और आपके चुन चुन के शेयर कौन से होंगे? ठीक, तो देखिए 2 शेयर मैं आज देख करके आया हूँ। पहला है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। देखिए बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने दिया था, 410% ऑपरेशनल रेवेन्यू में सिक्वेंशियल इंक्रीज देखने को मिला था, 234% हमें सिक्वेंशियल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली। आप देखेंगे तो 3 नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट Q2 में इन्होंने ऐड किए हैं अपने पास। अगर Q2 में देखें तो जो टोटल यूनिट उन्होंने सेल किया 7% YoY ग्रोथ है, और ये सिक्वेंशियली बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप देखें तो एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ रही है। 2023 से 2027 तक लगभग 7% 8% के कैगर से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। कंपनी अच्छा कर रही है। मैंने काफी नीचे के डिस्क्लोजर है, क्लाइंट्स को नीचे के लेवल पर रिकमेंड किया गया, तो मुझे अभी भी लगता है 980 के आसपास कोई गिरावट मिले तो खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 880 का, आपको 1350 तक के टारगेट यहाँ मिलेंगे, 38-40% अपसाइड मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि MSCI में भी इसका इंक्लूजन के लिए जिक्र हो रहा है। तो बिल्कुल जुबिलेंट इंग्रेविया दूसरा स्टॉक है, उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। देखिए जुबिलेंट को देखिएगा तो यहाँ पर जो Q2 में रेवेन्यू है थोड़ा सा गिर करके आया था, तो इसके बाद भी आप देखेंगे नेट डेट के अंदर, माफ कीजिएगा, हाँ Q2 के अंदर फ्लैटिश रेवेन्यू आया था। आप देखिएगा 45 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। अगर आप इबिटा देखेंगे तो सिक्वेंशियली लगभग 13% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। नेट डेट देखिए 650 करोड़ के आसपास है, नेट डेट टू इबिटा अभी 1.4 टाइम्स है। केपेक्स इन्होंने 190 करोड़ के आसपास का किया है। यूरोपियन यूनियन और जापान से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक 30% की YoY ग्रोथ इन्होंने देखने को मिली है। एक्सपोर्ट शेयर लगभग 48% के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। मुझे लगता है स्टॉक लंबे अप ट्रेंड में है, 680 रुपए के पास इसको खरीदिए। अगर आप स्टॉप लॉस चाहें 655 के पास रखिए। मुझे लगता है 815 के लेवल आपको 20% अपसाइड बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक सर, तो चलिए ये वो कंपनियां हैं जिन पर कि आज की तेज़ी में जो है, आज की रिकवरी में यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है आपको। और यहाँ पे आपको पहली कंपनी है जुबिलेंट इंग्रेविया, जहाँ पर कि 740-41 के आसपास खरीदिए। 655 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है, और 816 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं।
आज की जो दूसरी कंपनी है जिसमें कि खरीदारी की सलाह आपको दी जा रही है वो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। 1069.70 के आसपास खरीदने की सलाह दी जा रही है। एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 880 रुपये का और ऊपर की तरफ 1350 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप रखिए नज़र और टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस को भी अपने जो है बिल्कुल आप इसको पालन इसका करना चाहिए आपको, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है, आगे भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो स्टॉप लॉस है वो आपके लॉसेस को कम करने में आपकी मदद करता है। शरद सर, आज की न सिर्फ आप चर्चा में जुड़े और आज आपने बड़ा लंबी पारी खेली है सर, और पहले आपने 20 बाज़ार में आप लगे रहे और उसके बाद इसमें, और तब भी आपकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई है। तो ये आपका एनर्जी लेवल दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मनी 9 के दर्शकों को इतना ज़्यादा ज्ञान देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? बस हो सकता है जी, ये जो शेयर डिस्कस हुए विपुल जी, बिल्कुल जो है ये सारे शेयर्स जो है क्लाइंट्स को डिस्कस किए गए हैं और दिए भी गए हैं। बीच में भी जो शेयर डिस्कस हुए वहां पर भी क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। उन दर्शकों से क्षमा चाहेंगे जिनके सवाल नहीं ले पाए हैं। मोहम्मद साकिब साहब कह रहे हैं मेरा सवाल ले लीजिए। अब आज के लिए रहने दीजिए सर, कल एक बार आप सवाल पूछ लीजिएगा, कल ले लेंगे। और मयंक गहलोत जी का एसएमई का सवाल रह गया है, तो फिर जो है आपका भी सवाल कल कोशिश करेंगे लेने की सर। तो बहुत लोगों के सवाल रह गए हैं, तो कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप लोग मनी 9 के साथ बने रहिए और इस कार्यक्रम के बहुत छोटे छोटे हिस्से जो है करके हम अलग अलग समय पर अपलोड करते रहेंगे, ताकि आगे भी आप लोग जो लोग दर्शक नहीं देख पाएँ उस कार्यक्रम को देखें। और बहुत लोग रात के कार्यक्रम को जब 8 बजे मनी मास्टर अपलोड करते हैं, कहते हैं आपने धोखा दे दिया, दिन का कार्यक्रम अपलोड कर दिया। वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जो लोग दिन में नहीं देख पाए हैं वो लोग अपने जो सवाल जवाब का हिस्सा है उसको देख सकें, अपनी रणनीति तय कर सकें। तो चलिए कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। मनी 9 को आप लगातार बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हेलो मनी 9।